ओके जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर शहजाद नवीद जदून है। मैं आप तमाम लोगों को एबीसीडी के बिहाफ पे खुशामदीद कहता हूँ। जैसे कि आपको मालूम है कि इस पेंडेमिक सिचुएशन के अंदर हमने टाइम, टेक्नोलॉजी और टैलेंट को यूज़ करते हुए छोटे-छोटे टॉपिक्स को हमने अपने आम लोगों के लिए प्रेज़ेंट किया ताकि उस इस टाइम को हम बेहतर यूज़ कर सकें और इन तमाम मौज़ूआत के ऊपर हम एक अच्छी डिस्कशन कर सकें, जिससे हमारे बहुत से दोस्तों को जो दूर-दराज़ बैठे हैं, उनको फ़ायदा हो सके। जिसमें आपने देखा कि हमने एग्री फूड के ऊपर भी डिस्कशन की, डेयरी के ऊपर, पोल्ट्री के ऊपर, बीफ के ऊपर, एक्वा के ऊपर और साथ ही साथ हमने जो है वो ह्यूमन न्यूट्रिशन और एनिमल न्यूट्रिशन पे भी बात की। आज का टॉपिक हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जहाँ पे हमने पेंडेमिक की जो डिफरेंट चीज़ें हमने देखी जिसके अंदर डिफरेंट एडॉप्टेशन हुई, उसके अंदर हमारी एजुकेशन के अंदर भी एक बहुत बड़ा चेंज आया। उस आज का जो हमारा टॉपिक है, इसके अंदर हम ये डिस्कस करेंगे कि ड्यूरिंग पेंडेमिक क्या चीजें एजुकेशन सिस्टम के अंदर अडॉप्ट हुई और आने वाले टाइम के अंदर क्या चीजें फोर्सी कर सकती हैं। आज हम बहुत लकी हैं कि हमारे साथ प्रोफेसर डॉक्टर मसूद रब्बानी साहब मौजूद हैं, जो कि प्रो वाइस चांसलर हैं यूनिवर्सिटी ऑफ वेटनरी एनिमल साइंसेज के, और वो प्रेसिडेंट भी हैं पाकिस्तान वेटनरी मेडिकल काउंसिल के, जो कि आज हमें बताएंगे कि इस कोविड के दौरान हमारी एजुकेशन सिस्टम्स के अंदर क्या चेंजेस आई और आने वाली टाइम के अंदर कौन सी ऐसी चीजें हैं जो बेहतर होंगी और क्या हमारे स्टूडेंट्स के लिए मैसेज होगा। तो मैं सबसे पहले सर आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने अपनी मुसरफियात में से हमें टाइम दिया और आप आज हमें बताएंगे कि आप एजुकेशन के ऊपर जो इस पेंडेमिक का वो क्या इफेक्ट पड़ा। तो अगेन आई वेलकम प्रोफेसर डॉक्टर मसूद रब्बानी साहब। सर प्लीज, फ्लोर इज योर सर। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सबसे पहले तो मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ कि जिसने हमें ये ताकत दी और इस्तिताअत दी और हमें इस सूरत-ए-हाल से नबर्द आज़मा होने के हवाले से भी और जो प्लानिंग करने के हवाले से अल्लाह ताला ने तौफ़ीक दी, तो इन चीज़ों को हम कर सके। और इसके बाद मैं शुक्रिया अदा करूँगा एबीसीडी चैनल का कि जिन्होंने मुझे ये मौका फ़राहम किया कि हम आप लोगों से बात कर सकें इस मौजू पे और आपको वो सारी सूरत-ए-हाल से आगाह कर सकें, शेयर कर सकें, जिसमें हम ये कोविड-19 की सिचुएशन में हमारा जो एजुकेशनल सिस्टम है, जो उसमें से गुज़रा है। और इसमें पर्टिकुलरली जो हमारे प्रोफ़ेशनल एजुकेशन है, ख़ास तौर पे जो वेटरनरी एजुकेशन है, वो इस सूरत-ए-हाल में किन चैलेंजेस से गुज़री है और आइंदा इसमें क्या चैलेंजेस आएँगे, इस हवाले से मैं बात करूँगा। इसमें सबसे पहले तो मैं जो इसमें सूरत-ए-हाल ये बताऊँगा कि इस वक़्त इस चीज़ पे पूरी दुनिया में एक एग्रीमेंट है और यूनाइटेड नेशन जो है वो भी इस चीज़ को तस्लीम करती है कि जो किसी कौम की भी जो हेल्थ है, वो डिपेंडेंट है कि वहाँ पे उसको कैसी खुराक उसको कैसी मिल रही है। और खुराक भी जो ख़ास तौर पे जो फूड ऑफ एनिमल ओरिजिन है, उसको उस वो अच्छी मिलना जो है, वो बहुत ज़रूरी है। दूसरी जो प्लांट ओरिजिन की है, वो भी ज़रूरी है, मगर एनिमल ओरिजिन की जो तहकीक ने साबित किया है कि वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसमें कुछ ऐसी एसेंशियल चीज़ें हैं जो कि प्लांट ओरिजिन में भी की फूड में भी अवेलेबल नहीं है। तो ओवरऑल जब देखा जाए, तो जब हम कहेंगे कि किसी कौम की हेल्थ का मामला आएगा, तो उसका एक बड़ी डिपेंडेंस होगी कि उसको कैसी खुराक मिल रही है। तो अगर खुराक हम एनिमल ओरिजिन की खुराक हम सही देना चाह रहे हैं, तो इस चीज़ पे भी एग्रीमेंट है कि उस मुल्क में जहाँ एनिमल्स पाले जा रहे हैं, वहाँ वेटरनरी सर्विसेज़ की क्वालिटी क्या है। अगर वेटरनरी सर्विसेज़ की जो क्वालिटी है, वो हमने उस मुल्क में अच्छी प्रोवाइड करनी है, ताकि अच्छी खुराक पैदा हो सके, तो उसकी डिपेंडेंस जो है, इस बात पे भी पूरी तरह एग्रीमेंट है कि वेटरनरी सर्विसेज़ अच्छी फराहम करने के लिए इसका दारोमदार भी सारे का सारा वेटरनरी एजुकेशन के ऊपर है। तो इसमें हम प्रोफ़ेशनल एजुकेशन या वेटरनरी एजुकेशन की इम्पोर्टेंस इससे मैं आपको बताने की कोशिश करना चाह रहा था कि आपको इल्म नहीं होगा, मगर बाज़-औक़ात इन चीज़ों को 2 और 2 4 की तरह वाज़ेह करना भी ज़रूरी होता है। तो इसमें मैं इस चीज़ को दोबारा दोहराऊँगा कि जो किसी मुल्क की जो किसी नेशन की जो हेल्थ है, तो वो
अल्टीमेटली हमने इससे साबित किया कि वो हमारी जो प्रोफेशनल एजुकेशन है उसके ऊपर डिपेंडेंट है। उसमें अगर हम फूड ऑफ एनिमल ओरिजिन की बात करेंगे तो फिर वेटनरी एजुकेशन आ जाएगी, और अगर हम प्लांट के वाले से बात करेंगे तो फिर एग्रीकल्चर की एजुकेशन आ जाएगी, तो वो भी एक प्रोफेशनल एजुकेशन है। तो ये जो पहली बात मैं आपको इसमें बताना चाह रहा था। इसके बाद दूसरा अमल है कि जो हमारी प्रोफेशनल एजुकेशन है, वेटरनरी एजुकेशन है, उसमें मैं ब्रीफली आपको ये बताना चाहूँगा कि पाकिस्तान वेटरनरी मेडिकल काउंसिल के ऊपर क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी, जब मैंने चार्ज सँभाला एज़ ए प्रेज़िडेंट। तो उसमें सबसे बड़ा जो मरहला था कि हम वेटरनरी एजुकेशन में, ख़ास तौर पे अगर क्वालिटी ऑफ वेटरनरी एजुकेशन की बात करें, तो सबसे बड़ा जो चैलेंज था वो क्वालिटी ऑफ फैकल्टी की अवेलेबिलिटी एक हमें सबसे बड़ा चैलेंज नजर आया, क्योंकि मैं इससे पहले 10 साल मुख्तलिफ जो A&E कमेटी है, जो एक्रेडिटेशन और इक्वलेंस कमेटी है, उनमें भी मैं काम करता रहा और पूरे पाकिस्तान के वेटरनरी इंस्टीट्यूशंस में जाता रहा। तो मैंने जो सबसे बड़ी जो चीज़ देखी, जो वहाँ पे चैलेंज था उन तालीमी इदारों को, वो अवेलेबिलिटी ऑफ सीनियर फैकल्टी थी। कि वो चूँकि ज़्यादातर इदारे नए जो बने थे वो अचानक बने थे, और वो जो ख़ास तौर पे जो सियासी लोग जब अवाम में जाते हैं, तो अवाम की तरफ से वहाँ हर जगह पे यही तकाज़ा आता है कि वेटरनरी इदारा बना दिया जाए, वेटरनरी कॉलेज बना दिया जाए। तो इस तरह मुख्तलिफ मौकों पे 2005 से ऑनवर्ड एक एक आप कहें कि वो क्रॉप अप कर गए, बहुत ज़्यादा तालीमी इदारे बने। इस चीज़ का इदराक किए बगैर कि वेटरनरी एजुकेशन में और दूसरी भी एजुकेशन में फैकल्टी जो है वो बुनियादी हैसियत रखती है। अगर फैकल्टी अवेलेबल ना हो तो हमें इदारे नहीं बनाने चाहिए। जो पहले से मौजूद इदारे हैं उनको स्ट्रेंथन करके हम फैकल्टी डेवलप करें। फिर जैसे-जैसे फैकल्टी डेवलप होती जाए तो इदारे बनते चले जाएँ। मगर हमने शायद वो थोड़ा-सा मुश्किल वाला रास्ता इख्तियार किया कि हमने कहा जी बना दें इदारे, तो फिर आहिस्ता-आहिस्ता हो ही जाएगा वो चीज़ें पूरी। तो सबसे बड़ा चैलेंज ये था, जिसकी वजह से शायद पीबीएमसी को एक आम लोगों के हवाले से भी मुखालफत का भी सामना करना पड़ा कि जब वो तालीमी इदारों में फैकल्टी रिक्वायर्ड नहीं थी और उनके हम स्टैंडर्ड्स को एक्रेडिट कर रहे थे, तो फैकल्टी ना होने की वजह से हाँ, उनकी जो एक्रेडिटेशन का अमल था वो डिले होता चला गया। वो भी मजबूर थे कि हम अखबारात में इश्तहार दे रहे हैं तो फैकल्टी आ नहीं रही। 5 प्रोफ़ेसर चाहिए होते हैं हर फैकल्टी में। तो ये मैंने सिर्फ़ आपको इशारा ये दिया कि ये इस वक़्त चूँकि बहुत बड़ा एक इश्यू है पूरे पाकिस्तान लेवल पे, सिर्फ़ 2-3 इदारे हैं जहाँ पे कि फैकल्टी जो है वो अपने रिक्वायर्ड लेवल पे है, अदरवाइज ज्यादातर इदारों में प्रोफेसर ही नहीं है, और कई इदारों में तो ऐसे है कि असिस्टेंट प्रोफेसर जो है वो प्रिंसिपल है। तो इस तरह तो वेटरनरी एजुकेशन जो है वो हम जुल्म करेंगे ना उसके साथ। तो जब उनको हम ये कहते थे कि आप ये चीजें पूरी करें, तो वो भी मजबूर थे कि वो उनके पास फैकल्टी आती नहीं थी। तो क्या हम वो अपने स्टैंडर्ड्स को लो कर दें और उनको क्रेडिट कर दें, तो जब उनकी एक्रेडिटेशन लेट होती थी तो वहां पे वो स्टूडेंट्स को इस्तेमाल करते थे कि स्टूडेंट को यूज करके कि भी वो पीवीएमसी के खिलाफ लिखें, ये करें, अदालतों में जाएं और एहतजाज करें। तो बहरहाल वो स्टूडेंट्स का ये कंट्रीब्यूशन तो है कि उनके शोर मचाने की वजह से उनकी यूनिवर्सिटियों पे प्रेशर आया। हमने भी उनको बजाय इसके कि नंबरदारी के असूल पे चलते, हमने उनको फैसिलिटेट किया, और अल्हम्दुलिल्लाह अब काफ़ी इदारे हैं जो कि उसमें बेहतरी की तरफ चले गए हैं। उसमें चंद एक का मैं नाम भी बाद में लूँगा कि वो उन इदारों ने काफ़ी हद तक अपने वो अब वो सिर्फ़ चंद एक सीनियर फैकल्टी मेंबर्स की अगर वो चीज़ें पूरी हो जाती हैं तो दे दे वुड बी परमानेंटली एक्रेडिटेड, और वो फिर उसका हिस्सा बन जाएँगे वो सारे अमल का। ये तो मैंने वो बताया कि जो इस हवाले से काम था। दूसरा ये अमल था कि हम अपने जो मिड कैरियर हैं या जो न्यू एंट्रेंट फैकल्टी है, उसको प्रोफेशनल एजुकेशन के हवाले से कैसे लेके चलें। तो उस सिलसिले में फिर हमने देखा कि यूरोपियन जो एक्रेडिटेशन बॉडीज़ हैं, उनके साथ मीटिंग्स की, जो अमेरिकन जो एसोसिएशन ऑफ अमेरिकन वेटरनरी मेडिकल काउंसिल है, उनके साथ हमारी बातचीत चली। फिर एवीएमए वालों से, अमेरिकन वेटरनरी मेडिकल एसोसिएशन से चली, कि हमने कहा कि हम अपने आप को चैलेंज करें और जो जिस भी है
तो जो इदारे हमारे इस वक्त लीडिंग पोजीशन में हैं, जो इसमें आगे जा सकते हैं, एटलीस्ट हम उनकी एक्रेडिटेशन से शुरू करें और हम इंटरनेशनल जो ग्लोबल चैलेंजेस हैं, जो ग्लोबल रिक्वायरमेंट्स हैं, उनको पूरा करें। तो इस पे भी मैं आपको बताऊंगा, बाद में सवालात आएंगे तो मैं इंशाल्लाह उसकी डिटेल में जाऊंगा। तो ये बैकग्राउंड थी और फिर हमने ये देखा कि अगर हमारा करिकुला जो है वो ग्लोबल नीड्स के मुताबिक नहीं है, अगर वो हमारी लोकल सोसाइटी की नीड्स को पूरा नहीं करता, तो वो भी फिर हमारे लिए कोई नेकनामी नहीं लेके आता। तो इसलिए हमारा ये भी अमल हमने पिछले कुछ अर्सा पहले ही ये कंप्लीट किया है कि जो नए चैलेंजेस थे, नए इश्यूज थे, उन पे कोर्सेज नए ऐड किए हैं, अपने करिकुला को अपडेट किया है, किताबें अपडेट करके तो अपना करिकुला रिवाइज किया है। तो ये मुख्तलिफ चीज़ें थी जो हमें फ़ायदा दी। अभी कोविड-19 का जब प्रॉब्लम आया, तो हमारे पास सबसे बड़ा ये चैलेंज ये था कि हम स्विच तो कर जाएँ ऑनलाइन एजुकेशन के ऊपर और जो थ्योरेटिकल चीज़ें हैं, वो हम लेक्चर की शक्ल में हमारे पास इंटरनेशनली बहुत सारे जो हैं वो प्लेटफॉर्म अवेलेबल हो गए। गूगल हैंगआउट आ गया हमारे पास, ज़ूम की फैसिलिटी आ गई, माइक्रोसॉफ्ट ने ये दिया कि जिसमें क्लासरूम के हवाले से बगैर पैसों के भी ये सारे मीडियम जो हैं वो हम इस्तेमाल कर सकते थे। अगर इनकी लिमिट्स कम थी, तो इन्होंने वो लिमिट्स बढ़ा दी कि जहाँ 100-200 स्टूडेंट भी है, तो वो हम गूगल हैंगआउट पे वो हम बच्चों के साथ कनेक्ट कर सकते। तो इसमें बहुत सारे चीज़ों के अंदर रेडीनेस की ज़रूरत थी कि एक तो हमारी जो फैकल्टी है वो रेडी हो कि इस तरह के, तो ये चैलेंज थे बहुत ज़्यादा बड़े कि फैकल्टी हमारी रेडी हो कि वो पढ़ाने के लिए रेडी हो, बच्चे जो हैं वो इस हवाले से रेडी हों कि उनके पास भी वो सारे मीडियम मौजूद हों, एंड्रॉयड फ़ोन मौजूद हो, उनके पास इंटरनेट कनेक्टिविटी हो, फिर वो इस तरह की सूरत-ए-हाल में वो तैयार हों ज़हनी तौर पे कि वो अगर उनको पढ़ना है तो वो किस तरह वो पढ़ेंगे, करेंगे। फिर कोर्स जो है वो उसके हवाले से हमारी रेडीनेस हो कि हमारा जो कोर्स है, वो इस तरह डिवाइस क्या कर लिया गया है कि भी वो हम प्रेज़ेंटेशंस और लेक्चर्स और किस शक्ल में हम उसको मतलब देंगे। फिर ये सारी चीज़ों के साथ-साथ हमारा ये भी था कि हमारा जो लैब्स हैं वो क्या रेडी हैं उस सिस्टम के लिए, हमारा जो इंटर्नशिप प्रोग्राम है वो रेडी है कि नहीं है। फिर इस सारे मरहले में बच्चों की एक बड़ी होती है, एक पहले बात वो पूछते हैं कि हाउ वी वुड बी इवैल्यूएटेड, ये सबसे बड़ा सवाल होता है बच्चों की तरफ से। तो उसके लिए पूरा एक निज़ाम बनाना, एक एग्ज़ामिनेशन पॉलिसी बनाना, जिसके ऊपर बच्चों को भी कोई परेशानी ना हो। तो ये वो सारी चीज़ें थी जो चैलेंजेस थी और उसमें मैं समझता हूँ कि यूनिवर्सिटी ऑफ वेटरनरी एंड एनिमल साइंसेज़ ने लीड ली। इस तरह ही यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद और कुछ हमारे जो इंस्टीट्यूशन है, जो वेटरनरी एजुकेशन में इन्वॉल्व्ड हैं, उन्होंने ये था कि यूँ ही ये पाबंदी लॉकडाउन हुआ तकरीबन ये 15 मार्च को हमने 13 मार्च को यूनिवर्सिटीज़ पे हमने वो पाबंदी लगी। तो उसमें हमें सारा प्रोसेस करने में चंद हफ्ते लगे, मगर हम फौरी तौर पे अपने सिस्टम को ऑनलाइन ले गए और ऑनलाइन जाके हमने वो सारा सिस्टम शुरू किया। फिर हमने ये देखा कि ये ऑनलाइन तो कर लेंगे, मगर इसकी क्वालिटी का क्या बनेगा? तो क्वालिटी को मॉनिटर करने के लिए हमने क्वालिटी मॉनिटरिंग कमिटीज़ उसके ऊपर बनाई। हमने एक पूरा जो लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम होता है, वो डिवाइस किया। पहले से हमारे यहाँ सीटीएस सिस्टम था यूआस में, जो कि लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम था, तो उसके ऊपर किया कि जो भी हम बच्चों को क्लास वाइज़ अपना कोर्स के कंटेंट्स उसमें होंगे, उनके सामने उनकी उस क्ला उसकी प्रेज़ेंटेशन होगी। फिर उस दिन जो लेक्चर उनको दिया है, वो लेक्चर की भी रिकॉर्डिंग की पॉसिबिलिटी थी। ज़ूम में भी है और गूगल हैंगआउट में भी है। तो उसका भी लिंक उसके अंदर दे दिया कि बच्चा किसी वक़्त भी वो लेक्चर जो उस वक़्त अगर वो सुन लिया है तो अच्छी बात है, उसको रिपीट करना चाहता है तो दोबारा उस लिंक को क्लिक करे और दोबारा उसको सुन ले, कर ले। इसी तरह ही जो प्रैक्टिकल एजुकेशन है, वो सबसे बड़ा चैलेंज था कि प्रैक्टिकली एक्सपेरिमेंट्स कैसे कराए जाएँ, जो मतलब हैंड्स ऑन होने चाहिए। तो उसका भी हमने कहा कि जो एक गैप अरेंजमेंट की जाए कि टीचर जो है, जो प्रैक्टिकल करवाने वाला है, वो उसके लिए एक पॉसिबिलिटी बनाए कि एक फ्रेमवर्क बना के बच्चों के साथ वो सारा डिस्कस करे, उसको उसके लिए सिमुलेशन मॉडल
यूट्यूब के ऊपर मुख्तलिफ तरह के प्रैक्टिकल्स के बहुत सारे प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन मौजूद हैं, सिमुलेशन मॉडल्स मौजूद हैं। फिर हमारी यूनिवर्सिटी में टीचर्स ने बड़ा ही ज़बरदस्त काम किया, और भी कुछ यूनिवर्सिटीज़ ने किया कि उन्होंने वीडियोज़ बनाई और वो वीडियोज़ भी अवेलेबल कर दी कि भी ये प्रैक्टिकल कैसे परफॉर्म करना है। इसके ऊपर भी मेरी पीवीएमसी के प्रेसिडेंट के तौर पे एचईसी के चेयरमैन के साथ भी मीटिंग्स हुई। तो उनको भी हमने ये आइडिया दिया कि हम ये जो एजुकेशन है, खास तौर पे जो प्रैक्टिकल के हवाले से जो मर्जी भी कर लेंगे, फिर भी कमी रह जाएगी। फील्ड में लोग कहेंगे जी कि ये प्रैक्टिकल के बगैर आए हैं और ये अधूरे वेटरनेरियन बन के आए हैं। तो इस चीज के लिए मैंने उनको ये आइडिया दिया था कि हम ये करेंगे कि हम ये चीज तो जारी रखेंगे कि टाइम जाया नहीं करेंगे, मगर प्रैक्टिकल जो करवाने का अमल है या क्लिनिक्स का अमल है, उसको जरा पेंड कर देते हैं कि जो ही ये सूरत हाल बदलेगी इंशाल्लाह, तो जब बच्चे वापस आएंगे, फेस टू फेस लर्निंग शुरू होगी, तो वो जो हमने पीछे जो प्रैक्टिकल्स जो हैं वो मिस हुए हैं हाथ से करने के, तो थ्योरेटिकल जो एजुकेशन है वो तो ऑनलाइन हो गई, उस पे हम उसको रिपीट नहीं करेंगे, मगर प्रैक्टिकल वाले के हम क्रैश प्रोग्राम चलाएंगे अपनी यूनिवर्सिटीज में कि जो साबिक सेमेस्टर्स में जो प्रैक्टिकल्स उनके रह गए हैं, वो हम उनको क्रैश प्रोग्राम में इवनिंग में ले जाके उनको वो सारे प्रैक्टिकल उनको दोबारा रिपीट करेंगे ताकि वो कमी ना रह जाए। तो इस हवाले से मैं समझता हूँ कि ये मैं इब्तदाई अपनी बात जो है वो इसको थोड़ी देर के लिए क्लोज करता हूँ और ओवर टू डॉक्टर जदून, ताकि इस पे कोई सवाल है जी जी अभी जी तक जी जी की बात में, तो जी वो मोस्ट वेलकम। थैंक यू वेरी मच। आई थिंक सर आपने बड़ा अच्छा स्टेज सेट किया कि ऑफ कोर्स जो एनिमल बेस्ड प्रोटीन जो हमने लेनी है उसके लिए हमें प्रोफेशनल्स चाहिए, और उन प्रोफेशनल्स की एजुकेशन का स्टैंडर्ड जो है वो एक की फैक्टर है। ऑफ कोर्स जहाँ पे कोविड ने पूरी दुनिया में तमाम सिस्टम्स चोक किए और लोग न्यू सिस्टम्स अडॉप्टेशन की तरफ जा रहे हैं, वहाँ पे हमारे जो एजुकेशन या तालीमी इदारे हैं वो भी अडॉप्टेशन की तरफ आ रहे हैं, जैसे ऑनलाइन सिस्टम्स हैं। ऑफ कोर्स जहाँ पे हम टाइम मैनेजमेंट और अडॉप्टेशन कर रहे हैं एज पर द सिचुएशन, वहाँ पे बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिनको आपने निशानदेही भी की है, जिसमें आपने बताया कि हमारे टीचर्स ऑनलाइन चीजों पे जा रहे हैं। प्रैक्टिकल ऑफ कोर्स एक बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि वेटरनरी एजुकेशन में थ्योरी के साथ साथ जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है, तो उसका होना बहुत जरूरी है। और साथ ही साथ इसमें रेडीनेस होना भी बहुत जरूरी है कि टीचर्स का प्लस हमारे स्टूडेंट्स का। और बहुत से लोग, क्योंकि ज्यादातर लोग हमारे विलेजेस से बिलोंग करते हैं, और बाज औकात हमारे इंटरनेट की फैसिलिटीज, हमारे बाकी जो एंड्रॉयड फोन्स हैं, लैपटॉप्स हैं, इनकी तमाम चीजें जो है वो बहुत जरूरी हैं। अच्छा सर, जहाँ पे आपने यहाँ पे एक बड़ा अच्छा पॉइंट उठाया कि आपने जो सबसे बड़ा चैलेंज देखा एज अ पीवीएमसी के प्रेसिडेंट होने के नाते, वो देखा कि जो फैकल्टी मेंबर्स का ना होना या क्वालिटी ऑफ फैकल्टी मेंबर्स का होना एक बहुत बड़ा चैलेंज था। और ऑफ कोर्स एज अ रेगुलेटर आपका एक कलीदी रोल है इसमें कि you would be looking for standardization of veterinary education all over the Pakistan। जैसे कि अभी हम देख रहे हैं कि कुछ यूनिवर्सिटीज लीड ले रही हैं और कुछ यूनिवर्सिटीज पीछे हैं, तो होगा क्या एट द एंड ऑफ द डे? ऑफ कोर्स वी विल थ्रू दिस सिचुएशन इंशाल्लाह, लेकिन जब जो लोग इस सेशन या इस टाइम के दौरान पास आउट होंगे, फिर जैसे कि आपने बताया कि उनके लिए क्रैश प्रोग्राम भी हैं, लेकिन हम ओवरऑल पाकिस्तान में नेशनल लेवल के ऊपर अपनी वेटरनरी एजुकेशन के स्टैंडर्ड्स को कैसे मैयर कर सकते हैं या फिक्स कर सकते हैं? सर आप अनम्यूट कर लें अपने आप को। जी सर। जी जी, उसमें आपकी आप ये हमारा भी कंसर्न है, और जो आपने भी जो कंसर्न इस पे शो किया है, तो इसमें मैं ज़ाती तौर पे ये समझता हूँ कि ये हमारी नेशनल लेवल पे रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि जब ये वेटरनरी इंस्टीट्यूशंस कायम किए गए थे, तो इन चीज़ों को पूरी तरह जो है वो उनका इदराक किया जाता। अगर मैं थोड़ा सा इसका कैनवस बढ़ा दूँ, तो मैं एग्ज़ाम्पल दूँ आपको, जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, तो उसमें आपको पता है कि कई स्टेट्स जो हैं वो आपस में पहले मिलती हैं और वो प्लान करती हैं और वो सारे चीज़ों की फिजिबिलिटी देखती हैं।
तो फिर जाके फैसला करती हैं कि एक वेटनरी कॉलेज बनाती हैं फिर। और इसी तरह ही जो यूनाइटेड नेशन के तहत जितने भी आज तक मिशन बने हैं, जिन्होंने वेटनरी एजुकेशन के ऊपर खास तौर पे OIE के भी क्वालिटी ऑफ वेटनरी एजुकेशन के ऊपर पास्ट में जितने भी दुनिया में मिशन भेजे गए हैं और उन्होंने जो अपनी रिपोर्ट्स दी हैं, वो ये साबित करती हैं कि वेटनरी एजुकेशन इज द मोस्ट यानी मतलब ज्यादा पैसे लगाने वाली और कीमती एजुकेशन है। यानी काफी पैसा लगता है इसके ऊपर। तो जब तक कि ये रिसोर्सेज अवेलेबल ना हो और फैकल्टी जो है वो सिर्फ इमारतों का, बिल्डिंग्स का या इक्विपमेंट का नाम नहीं है, वो जीता जागता जब तक कि वहाँ उस्ताद नहीं मौजूद, तो उस्ताद आ जाता है तो फिर बाकी सारी चीजें जो हैं वो कमियां वो कोशिश करके वो पूरी कर लेता है, वो प्रोजेक्ट्स ले आता है। जैसे कि हमारे पास देखें ना, चंद एक जो लीडिंग यूनिवर्सिटीज हैं उनकी मिसाल सामने है हमारे कि इस वक्त युवास के पास कोई 1700 मिलियन के सिर्फ रिसर्च प्रोजेक्ट्स हैं जो ऑल वन बाय द फैकल्टी ऑफ द युवास। तो इस तरह वो चीजें बाकी पूरी हो जाती हैं अगर वो फैकल्टी अच्छी आ जाती है। तो इस तरह की जो अवेलेबल नहीं है बाकी यूनिवर्सिटीज में, फैकल्टी अवेलेबल नहीं है। तो अब यही वो चैलेंज था जो हमें दरपेश था। तो इसलिए हमने पिछले 1 साल में इसीलिए कोशिश की कि दुनिया में जहाँ से भी हमें अपनी फैकल्टी की ट्रेनिंग के लिए कोई ट्रेनिंग्स मिल सकती थी, कि जो हमारे जो यंग फैकल्टी है, इस महीने में भी हमने एक ट्रेनिंग जो है वो एक अमेरिकन इदारा है उससे हमने उसके लिए फंडिंग ली और वो ऑनलाइन ट्रेनिंग का हम इनकाद कर रहे हैं, जिसमें हर वेटनरी इंस्टीट्यूशन से हमने 2 टीचर लिए हैं। जो हमारा जो नया कोर्स हमने बायो रिस्क मैनेजमेंट का DBM के करिकुलम में ऐड किया है, तो वो ये कोर्स किस तरह टीचर पढ़ाएंगे, क्योंकि देखें करिकुला बना लेना एक एक मरहला है, वो भी इम्पोर्टेंट है, मगर वो सही तरह वो एग्जीक्यूट हो पाए और जो उस करिकुला में जो माइनर डिटेल्स हैं वो उस अंदाज से स्टूडेंट्स तक इनकलकेट करना, ये असल चैलेंज है। उसके लिए रिक्वायर्ड फैकल्टी चाहिए। तो वो आपकी बात सही है कि जो इस दौरान अगर जो डेफिशिएंसीज रह जाएंगी उनको तो हम या तो देखें, यही अमल था कि हम वो इदारे सारे बंद कर देते। तो जो भी कर रहा था उनको हम ना उनको इदारों को हम आगे लेके आते, रजिस्टर करते, ना हम उन बच्चों को रजिस्टर करते। तो फिर ये सूरत तो रोकी जा सकती थी कि वो ऐसे बच्चे जो पूरी तरह ट्रेंड नहीं हो सके वो मार्केट में ना आ सके। और दूसरा अमल ये था कि ये हम सिस्टम में बेहतरी करते और एक ग्रेजुअल एवोल्यूशनरी प्रोसेस के तहत उनको इम्प्रूव करते जाते। और अल्हम्दुलिल्लाह उसमें से ज्यादातर इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो काफी हद तक वो इन रिक्वायरमेंट्स को उन्होंने पूरा कर लिया है। वो किराए के छोटे छोटे मकानों में वो इदारे थे, अब वो माशाल्लाह जाइगेंटिक कैंपसेस में कन्वर्ट हो गए हैं। उनके पास फैकल्टी अच्छी आ गई है, सीनियर फैकल्टी की कमी है, उसके लिए हम उनसे बातचीत कर रहे हैं उन इदारों से। तो इंशाल्लाह वो भी आहिस्ता आहिस्ता जो ये जूनियर फैकल्टी है वो अगले चंद सालों में इंशाल्लाह वो सीनियर लेवल पे जाके वो कमी भी पूरी कर देगी। और मैंने ये देखा है कि ये सिर्फ चैलेंज हमें नहीं है। अभी पिछले दिनों सार्क कंट्रीज का एक इजलास हुआ था, तो उसमें मुझे जाने का इत्तेफाक हुआ। तो FAO ने कंडक्ट किया था, तो नेपाल, श्रीलंका और ये सारे मुल्कों से, इंडिया से, बांग्लादेश से, तो इन सारे मुल्कों में ये चैलेंज है। बल्कि मुझे तो बल्कि ये लगा कि शायद हमारी सिचुएशन अगलों से बेहतर है, मगर जब हम अच्छे मुल्कों में जाते हैं तो वहाँ फिर जब हम देखते हैं तो वो उससे हम बहुत पीछे हैं। तो चैलेंज तो हमारे पास अभी बहुत है, बहुत आगे जाना है। इंशाल्लाह अगले सवालों में मैं फिर कोशिश करूंगा कि और हम जो कुछ कर रहे हैं उसका भी जवाब दूं मैं। आई थिंक थैंक यू वेरी मच सर। इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि ऑफ कोर्स चीज़ें स्पॉट ऑन है, उस डायरेक्शन में काम हो रहा है और उन चीज़ों को बेहतर करने की कोशिश की जा रही है। अच्छा सर, जब हम ऑनलाइन सिस्टम की बात करते हैं, ऑफ कोर्स क्योंकि हमारा सिस्टम या एज अ नेशन हम प्रिपेयर नहीं थे इस सिस्टम के लिए। ऑफ कोर्स IT की रेवोल्यूशन पाकिस्तान में थी, लेकिन उस लेवल पे नहीं थी जिस लेवल पे अब अगर हम देखते हैं तो किंडरगार्टन से लेके यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स तक चीज़ें वो स्ट्रीमलाइन हो रही हैं, ऑनलाइन की तरफ जा रही हैं, जो कि एक आसान शिफ्ट नहीं है। इस ट्रांसफॉर्मेशन में टाइम लगेगा। जैसे कि आपने बताया कि जो बड़ा सवाल स्टूडेंट का या उनके पेरेंट्स का आता है कि वो आता है कि जी के
what would be the criteria to evaluate the students? तो इस प्रोसेस को थोड़ा सा एक्सप्लेन करें, क्योंकि ये हमारे सुनने और देखने वाले बहुत से स्टूडेंट दोस्त भी हैं और बहुत से ऐसे फैकल्टी मेंबर्स भी हैं, तो उनको जरा एक्सप्लेन करें कि इस एवेल्यूएशन प्रोसेस के लिए आपकी क्या डायरेक्शंस? ये आप बहुत अहम सवाल आपने किया, और ये जब ये सवाल हमारे तक भी आया यूनिवर्सिटी में भी, तो ये भी एक चैलेंज था कि हम क्या इस सिनेरियो में वो क्या तरीक़ाकार इख्तियार करें कि जिससे कि जो बच्चे भी परेशान ना हों और उनके ऊपर कोई उस अंदाज से नेगेटिव प्रेशर भी ना जाए, और वो इस सारे अमल का हिस्सा बने और उनकी एवेल्युएशन हो जाए। तो जो मॉडल हमने यूज़ किया युवास में ख़ास तौर पे, मैं पहले उसको एक्सप्लेन करता हूँ, तो फिर बाकी इदारों में भी उससे जो वेरिएशन है वो भी मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा कि बाकी इदारे क्या करते हैं। तो इसमें हमने ये किया था कि हमने जो है ना ग्रेडिंग सिस्टम से इस सेमेस्टर में, जो पहला हमारा अभी करंट सेमेस्टर चल रहा था, तो हम ग्रेडिंग सिस्टम से पास फेल के सिस्टम पे चले गए। क्योंकि इस सिनेरियो में बच्चे जो हैं वो ज़ाहिर है डिस्टर्ब हुए हुए थे, तो वो अगर ग्रेडिंग सिस्टम में जाते तो कल को उनको ये परेशानी थी कि जी हमें वो सही तरीके से वो एवेल्युएशन नहीं हिस्सा नहीं बन सके और हमारा ग्रेड खराब हो गया, हमारी सीजीपीए खराब हो गई। ये अक्सर ये इशू आता है सामने। तो हमने उसको पास फेल पे रखा ताकि ये सेमेस्टर जो है वो इस हवाले से उनकी जो सीजीपीए है उसको डिस्टर्ब ना, ऊपर नीचे ना करे, कि जो लाइक बच्चे हैं वो ये समझें कि हमारी ग्रेडिंग जो है वो लो हो गई है और हमें ये नुकसान हुआ है इसका। जो बच्चे किसी वो लाइक नहीं होते या वो बहुत ज़्यादा इस पे उनका कंसर्न नहीं होता, तो वो तो दे डैम केयर के भी क्या वो हो रहा है, क्या नहीं हो रहा। तो उसके लिए हमें उनको बचाना था जो बहुत बच्चे मेहनत कर रहे हैं, लाइक हैं। तो इसके लिए जो हमें जो समझ आई कि बेहतर जो सूरत-ए-हाल है, वो पास फेल पे किया जाए। फिर अगला मरहला ये था कि इनका एग्ज़ाम कैसे लिया जाए। तो उसपे जो हमारी डिलिब्रेशंस हुई, तो उसमें बहुत सारे तरीक़ेकार सामने आए, मगर वो हर तरीके में कोई ना कोई प्रॉब्लम थी। वो जैसे आगे सवाल आएँगे तो मैं उसमें डिटेल में जाऊँगा। मगर अल्टीमेटली हम जिस नतीजे पे पहुँचे कि हम ये इस अंदाज़ से करें कि हम टीचर जो है वो अपने जो सवाल हैं, वो अपना अपलोड कर देंगे, उनके जो लॉगिन में चले जाएँगे वो सवाल, और बच्चे जो हैं वो अपने घर में बैठे हुए एक सादा कागज़ लेके उसके ऊपर उसका जवाब लिखेंगे, और उसके जवाब को जब वो लिख लेंगे, तो मिसाल के तौर पे अगर उनको हम 5 सवाल दे रहे हैं, तो हम उनको 5 घंटे देंगे। उस 5 घंटे में वो चाहे ओपन बुक एग्ज़ाम वो करें, सवाल की नोयत ऐसी होगी कि वो किताब भी सामने खोल लें, तो वो किसी हिसाब से ही वो उसका जवाब दे सकेंगे। तो उसमें फिर वो 5 घंटे के अंदर-अंदर उन्होंने वो जो हाथ से लिखा होगा, उसकी वो कैम स्कैनर से उसकी तस्वीर बना के वापस हमारे सिस्टम में सीटीएस में वो अपलोड कर देंगे, और उसी सिस्टम में ही टीचर जो है वो पेपर उसका चेक करके और उसको वो रेट कर देगा, और उस बुनियाद पे वो पास या फेल करार पाएगा। इसी तरह ही प्रैक्टिकल का भी उसके साथ ही था एग्ज़ाम। तो हमने तो इसको इस अंदाज़ से किया जो बड़ा ही अच्छे तरीके से माशाल्लाह हमारा ये सिस्टम चला है। छोटी-मोटी जो प्रॉब्लम्स हर सिस्टम में आती हैं, चुनांचे हमें भी वो आई हैं। वो आगे सवालात में अगर कोई मज़ीद सवाल आया तो मैं उसकी भी डिटेल कोई पूछना चाहेगा तो मैं बता। अच्छा सर, यहाँ पे एक सवाल मेरा कि जैसे आपने बड़ा अच्छा तरीका बताया कि आप एक कॉन्सेप्ट क्वेश्चंस होंगे कि जो आप इवन बुक भी खोल के सामने रख लें, जब तक आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं होंगे तब तक आप उनके आंसर नहीं दे सकते। तो क्या इस सिचुएशन के अंदर हम एमसीक्यूज मॉडल को इंट्रोड्यूस नहीं करवा सकते, जैसे कि हमारे नेवल लेवल्स के टेस्ट होते हैं कि जिसके अंदर छोटा सा केस स्टडी है या हमारे पास ऑप्शंस हैं, उस ऑप्शंस के ऊपर हम अपने स्टूडेंट्स को तैयार करें? वो देखें ना, हर चीज़ को करने के मुख्तलिफ तरीके होते हैं। जो डिस्कशंस हुई हैं तो उसमें ये ज़्यादा अच्छा तरीका समझ में आया कि जो जिससे कि हम बच्चे की एक तो वो राइटिंग अपने हाथ से लिखेगा, तो वो एक तो कुछ चीज़ें होती हैं वो मैं नेगेटिव बातें जो है ना वो मैं कोशिश करता हूँ कि अवॉइड करूँ। मैं सिर्फ़ इशारतन बात कर दूँगा कि बाज़ सिचुएशंस को ना लोग मिसयूज़ भी करते हैं, अब्यूज़ भी करते हैं। थोड़े होते हैं वो बच्चे,
ज्यादातर बच्चे इस तरफ नहीं आते, मगर जो चंद एक होते हैं वो, हमें ये खतरा था कि अगर हम इस तरह का कुछ भेजेंगे तो वो उसी टाइम के दौरान ही वो सर्कुलेट हो जाएगा और एक पेपर फेल होके वो सारे बच्चे वो फौरी 2 मिनट लगाएंगे एक फोन साथ रख के। मैं ये कोई इल्जाम नहीं लगाना चाहता, मगर ये प्रैक्टिकल चीजें हैं जो हम फेस करते हैं। ये कोई मैं Yeah. हवा में बात नहीं कर रहा। ये सिचुएशंस प्रॉब्लम्स आती हैं हमें, तो हम ज्यादातर बच्चे माशाल्लाह इस तरह नहीं करते। तो मैं अप्रिशिएट करता हूँ इस मौके पे अपने जो स्टूडेंट्स हैं कि उन्होंने बहुत कोऑपरेट किया। चंद एक बच्चे जो हैं उनकी ऑब्जर्वेशंस थी जो जायज़ भी थी, उनको हमने वो उसके मुताबिक कैटर कर लिया। कोई अल्हम्दुलिल्लाह कोई मेजर कोई हमें उसमें कोई शॉर्टफॉल नहीं नज़र आया, और सारे हमारा एग्जामिनेशन सिस्टम जो है वो कंप्लीट भी हो गया है। उम्मीद है कि चंद दिनों तक ये सारे रिजल्ट भी आउट हो जाएंगे। इस तरह हम ठीक। चले हैं इसमें। जी जी। अच्छा तो सर, वो एक और लिखने में ये था कि अगर कोई लिखा हुआ कोई दूसरे से शेयर भी कर लेगा तो उसको दोबारा लिखना ही पड़ेगा ना, पूरा सवाल, थ्योरेटिकल ऐसा सवाल तो लिखना पड़ेगा। तो ऐसा वो एक आध केस ऐसा हुआ है कि जिसमें एक बच्चा जो है वो उसने लिखा हुआ सवाल किसी दूसरे को दिया और उसने भी उसी तरह ही उसको अपलोड कर दिया है, तो वो पकड़ा गया उसमें। वो अनफेयर मीन्स कमेटी में चला गया केस। तो वो इक्का दुक्का वाकयात है। जब 7-8 हज़ार स्टूडेंट में कोई इक्का दुक्का भी हो भी जाए तो वो इतनी सिग्निफिकेंट बात नहीं है। अच्छा सर, दूसरा जहाँ पे आपने प्रैक्टिकल जो हमारा जो गैप था ड्यूरिंग दिस टाइम के अंदर, उसको आपने कवर करने के लिए जो हमारे टीचर्स ने एक बहुत अच्छा अडॉप्टेशन ये की कि दे आर मेकिंग द वीडियोस, प्रैक्टिकल डेमो वीडियोस बना रहे हैं जिसमें वो बता रहे हैं कि हम अगर ऐसे करें और इससे बहुत सी लर्निंग है। लेकिन एक तरफ एक जो बड़ा कॉमन इस वक्त इशू ये आ रहा है कि ये जो वीडियो बनाने वाला जो कॉन्सेप्ट है वो इतना कॉमन हो चुका है कि वो अगर आप यूट्यूब पे जाते हैं तो आपको हर बंदे की कोई ना कोई किसी ना किसी जो है ना खासकर हमारी जो वेटरनरी एजुकेशन के ऊपर वीडियोस मौजूद हैं जो कि आम बरा में बहुत से लोगों को, बहुत से फार्मर्स को गुमराह भी करती हैं। तो क्या इस सिलसिले में भी कोई रेगुलेटरी सिस्टम बनाया जा रहा है या इसको जो है गेज करने की कोशिश की जा रही है सर? अच्छा, इसमें थोड़ा सा फर्क है। जो यूट्यूब पे जो वीडियोस मौजूद हैं वो और उनमें और हमारी जो लेबॉर्ट्री प्रैक्टिकल्स हैं जो मुख्तलिफ कोर्सेज के साथ अटैच हैं, क्योंकि ये वाले जो प्रैक्टिकल्स हैं ये हमारे रिकग्नाइज्ड जो क्वालिटी फैकल्टी हमारे पास अवेलेबल है वो बना रही है। तो हम तो बच्चों के साथ वही चीज़ शेयर करते हैं जब तक कि हम उसकी अपनी हमारी वेरिफिकेशन आती है ना, हम अपने सीटीएस सिस्टम पे उसको डाल रहे हैं ना। तो ओके। कोई ऐसी चीज तो कोई भी हमारा जिम्मेदार टीचर उसके ऊपर अपलोड नहीं करेगा जो कि हकायक पे मबनी ना हो या मिसलीडिंग हो या वो बाकी चीजें। तो यूट्यूब पे जो आम लोग वीडियो बना के कोई बोट फार्मिंग पे, कोई फलानी चीज पे, पोल्ट्री फार्मिंग पे, इस तरह की जो वीडियोस हैं वो तो हम यूज भी नहीं करते। तो इसलिए ओके। हमें तो पूरा इस चीज पे एतमाद है। बाकी जो थोड़ी बहुत अगर कहीं कोई इससे डिविएशन भी हो रही है तो वो उसका तरीकाकार यही होता है कि लोग तवज्जो दिलाते हैं और वो आइंदा वो चीज़ ठीक हो जाती है अगर कोई ऐसा चीज़ आए। तो मेनली जो इस चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो तो यूनिवर्सिटीज़ के ऊपर ही है। वो किसी रेगुलेटरी बॉडी पे नहीं है। वो ये चीज़ हायर एजुकेशन कमीशन ने भी यूनिवर्सिटीज़ के ऊपर ही डाली है कि वाइस चांसलर जो यूनिवर्सिटी के हैं उन्होंने बेसिकली इंश्योर करना है कि ये सारा जो प्रोसेस ऑनलाइन हुआ है, ये सारे का सारा जो है वो अंडर जो चेन ऑफ कमांड हुआ है और वो सारी मॉनिटरिंग का सिस्टम हुआ है और वो सारी चीज़ों को चेक भी कर रहे हैं। हमारे युवा से भी हमारा जो ऑनलाइन सिस्टम है, बच्चों का जो फीडबैक है, जो कोई ग्रीवियंसेस हैं, हर चीज़ मॉनिटर हो रही है और वो उसकी सारी डिटेल्स जो है वो हायर एजुकेशन कमीशन को भी जा रही हैं। और हायर एजुकेशन कमीशन ने इस बुनियाद पे उन इदारों को बाकायदा रेट भी किया है जो कि जिनके अंदर जो रेडीनेस है। हमारे भी यूनिवर्सिटी की जो युवास की रेडीनेस है वो तकरीबन मेरे ख्याल है 93 पॉइंट समथिंग परसेंट आई है। आल्दो के प्राइवेट सेक्टर की यूनिवर्सिटीज जो हैं वो कई 100% भी रेडीनेस है, मगर पब्लिक सेक्टर में ये हमारी जो रेडीनेस है वो बहुत अच्छी आई। क्योंकि प्राइवेट में बाज प्राइवेट यूनिवर्सिटीज ऐसी हैं जो बहुत पहले से
लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम के ऊपर पूरा अपना निज़ाम ले गई हैं। तो सर यहाँ पे एक और बड़ा इम्पोर्टेंट सवाल है कि ऑफ कोर्स जो हमारे जो वेटरनरी के जो स्टूडेंट्स हैं वो एक हमारी एजुकेशन सिस्टम का एक गुड पहलू या बैड पहलू ये भी कह लें कि एट द एंड ऑफ द डे वी ऑल आर जॉब सीकर थ्रू आवर एजुकेशन, राइट। तो हम एट द एंड ऑफ द डे हम जो है इस एजुकेशन की बुनियाद के ऊपर हम जो है वो अपनी जॉब का तयन भी करते हैं और उससे हमारी लाइवलीहुड्स भी चलती हैं और हमारी फैमिली डिपेंडेंट होती है। लेकिन कुछ अरसे में देखा जा रहा है, जैसे आपने भी मेंशन किया, कि वो शायद पॉलिटिकल बेस हो या कोई भी रीजंस हो, हमारे नए इदारों बनने की तादाद और जो स्टूडेंट पास आउट होने के जो नंबर्स हैं वो बहुत ज्यादा हो रहे हैं, जिसकी वजह से एक जो जॉब अवेलेबिलिटीज है वो शॉर्ट होती जा रही है। तो इस सिलसिले में भी आप थोड़ी इस पहलू पे भी जरा रोशनी डालें कि एज अ रेगुलेटर या एज अ उस्ताद आप क्या कर रहे हैं सर? असल में इसमें भी दो दो चीज़ें हैं जो हमें ख़ास तौर पे देखने वाली हैं। जो इमर्जिंग इकोनॉमीज़ होती हैं या जो इस अंदाज से जो मुल्क होते हैं जो कि डेवलप हो रहे होते हैं, डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं ख़ास तौर पे, उनके अंदर बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो एब्सोल्यूट कंट्रोल में नहीं होती हैं। मतलब उसमें हमें ये देखना होता है कि जो हमारी जो फ्यूचर की नीड्स हैं, वो किस तेज़ी से बढ़ रही हैं। अगर आप थोड़ा-सा इसमें इजाज़त दें कि मैं थोड़ा-सा 1 आध मिनट में हिस्टोरिकल जायज़ा दूँ, तो आप ये देखें कि जब हम लोग पढ़ रहे थे डीबीएम में, तो उस वक़्त प्राइवेट सेक्टर जो है उसमें उँगलियों पे चंद एक गिने जा सकते थे कि जो प्राइवेट क्लिनिक थे उस वक़्त। शायद कराची में एक था, वो डॉक्टर पीरज़ादा थे वहाँ पे। लाहौर में हमारे जो प्रोफ़ेसर जो पेट सेंटर के वो थे, उनका क्लिनिक था और 2-3 क्लिनिक थे जो लाहौर में, एक आध इस्लामाबाद में था। तो ये जो पोल्ट्री सेक्टर है, ये इतना डेवलप नहीं था। तो जैसे-जैसे ये प्राइवेट सेक्टर डेवलप हुआ, तो ऑप्शंस बनी। उसमें लोग जो हैं वो अ, अपने कारोबार में भी आए, फिर प्राइवेट सेक्टर को जॉइन किया। फिर प्राइवेट सेक्टर में जाके जो हमारे प्रोफ़ेशनल्स थे, जब उन्होंने जाके उनको जॉब्स की, तो उसमें जिनकी 10-15 साल जॉब हो जाती थी, तो वो लोग फिर अपने कारोबार भी कर लेते थे। उनको ट्रेनिंग हो जाती थी वहाँ पे। तो ये आहिस्ता-आहिस्ता ये जो पिछले 10, 15, 20 सालों में, 25 सालों में आपने मुलाहिज़ा किया होगा कि अपॉर्च्युनिटीज़ जो हैं वो एक टिपिकल जॉब सीकर से एक ट्रेंड जो है वो चेंज हुआ है इस दौरान। हाँ, ये आप कह सकते हैं कि जो हमारा डिज़ायर्ड लेवल है या हमें चाहिए जिस तरीके से कि हमारा जो कोई भी जो प्रोफ़ेशनल पास आउट करे, वो गवर्नमेंट की जॉब्स की तरफ ना देखे। मगर उसके लिए फिर हमें ओवरऑल मुल्की तौर पे एक माइंडसेट चेंज करने की भी ज़रूरत है कि हमारे लोग जो हमारे इदारों में जो बच्चे आते हैं, उनकी बहुत बड़ी तादाद जो है अ, वो देहाती इलाकों से होती है। फिर उसमें से एक बहुत बड़ी तादाद जो है वो ऑलरेडी हमारे वेटरनरी प्रोफेशन के साथ ही अटैच हैं लोग, उन्हीं के बच्चे जो हैं वो दाखिले लेते हैं। एक बहुत बड़ी तादाद है जो इसको हम आम तौर पे वो वाज़ेह नहीं होता। तो वो पहले से ही एक माइंडसेट लेके आते हैं कि हमने गवर्नमेंट में जाना है। वो या वालिद के साथ उनकी गद्दी सँभालनी है, वो अगर कोई जो हमारे ख़ास तौर पे जो पैरा प्रोफेशनल्स काम कर रहे हैं, उनके बच्चों की तादाद आप अंदाज़ा नहीं कर सकते कि कितनी ज़्यादा तादाद में उन्होंने अपने बच्चों को वेटरनेरियन बनाने की ख्वाहिश उनके अंदर आई और वो सारा किया। अब एक ट्रेंड चेंज हुआ है, जैसे यूआस में हमने एमडी कैट का सिस्टम लगाया है कि दाखिला जो है वो एमडी कैट में से जो नंबर आएँगे, जैसे मेडिकल के दाखिले होते हैं, हम उनको हमने किया, तो उससे एक पूरी कैटेगरी चेंज हो गई, जो स्टूडेंट्स आ रहे थे हमारे पास। मगर पहले से जो मौजूद हैं बच्चे, वो ज़ाहिर है वो उनमें एक घर से भी एक मैं लाइटर नोट पे बात करूँ कि हमारे यहाँ तो एक वो एक ट्रेंड भी है ना कि जब तक वो गवर्नमेंट नौकरी नहीं होगी, रिश्ता नहीं मिलेगा अच्छा। तो ये एक मिज़ाज है जो ज़ाहिर है चेंज हो रहा है। तो इसमें हमने इस ज़रूरत को देखते हुए, आप भी उसका हिस्सा थे जो करिकुलर डेवलपमेंट किया, तो हमने इस दफ़ा एंटरप्रेन्योरशिप पे एक कोर्स ऐड किया बाकायदा।
पहले हम ये करते थे कि जो फील्ड में प्राइवेट सेक्टर में जो लीडिंग लोग थे, आपको भी हमने उसमें एक आध दफ़ा बुलाया और भी लोगों को कि वो आके हमारे बच्चों को एंटरप्रेन्योरशिप पे लेक्चर्स दें, उनको समझाएँ, बताएँ। मगर अब उसको एक ऑर्गेनाइज़्ड फॉर्म में उसको करिकुलम का हिस्सा बना दिए। अब ये करिकुलम आइंदा पूरे पाकिस्तान के तमाम वेटरनरी इंस्टीट्यूशन में यकसा लागू होगा। इसके ऊपर भी हम कोशिश कर रहे हैं कि इसके ऊपर हम फैकल्टी ट्रेनिंग का एक पूरा प्रोग्राम चलाएँ कि हमारी फैकल्टी जो है वो तमाम इदारों की, उनमें से एटलीस्ट 2 टीचर हम ट्रेन करें कि उन्होंने ये एंटरप्रेन्योरशिप का कोर्स जो है वो बच्चों को पढ़ाना कैसे है। क्योंकि खाली कोर्स बना देना, मैं फिर रिइटरेट करूँगा, ये काफ़ी नहीं है। जब तक कि वो पूरी तरह, पूरी सेहत के साथ बच्चों तक वो पूरी तरह इनकलकेट ना हो और उसके अंदर हम प्राइवेट सेक्टर को भी इन्वॉल्व करें कि वो भी, उन लोगों को भी हम उस कोर्स के अंदर इनबिल्ट रखें कि वो उन लोगों को इनवाइट किया जाए, वो आके सक्सेस स्टोरीज बताएं, बच्चों को इंट्यूशन दें। हमारे बच्चों को मोटिवेशन की जरूरत है कि एक गरीब आदमी भी अमीर हो सकता है, उसको पता हो। हमारे ऐसी सैकड़ों हजारों मिसालें हैं कि हमारे बड़े ही गरीब फैमिली से वेटनेरियन आए, उन्होंने यहाँ एजुकेशन ली, मेहनत की, प्राइवेट सेक्टर ज्वाइन किया, फिर पूरी दुनिया में जाके राज किया उन्होंने। इस वक़्त बड़े-बड़े दुनिया के जो फंडिंग एजेंसी हैं, इदारे हैं, उनमें बड़ी लीडिंग पोज़ीशन पे हमारे वेटरनरियन एलुमनाई जो हैं वो काम कर रहे हैं। तो इसमें चीज़ों को डिमोरलाइज़ ना होने की ज़रूरत है बच्चों को और उनको मोटिवेट करने की ज़रूरत है। बहरहाल ये हमारा कंसर्न कायम रहेगा कि जब तक हम इस सोच को तब्दील नहीं कर लेते और ओवरऑल हम अपने एजुकेशन को उस क्वालिटी पे नहीं ले जाते कि जो रिक्वायर्ड डिजायर्ड है, जाहिर है ये ओवरऑल सिस्टम में ये कमी के साथ ये हमारे वेटनेरियन फील्ड में आते रहेंगे और फिर वो फील्ड में फिर प्राइवेट सेक्टर को भी उन पे मेहनत करनी पड़ेगी। अ, मुझे याद है कि जब मैं डीजीएम करके फारिग हुआ था, तो मुझे ज़ाती तौर पे ये एक्सेप्ट करने में कोई आर नहीं है कि मुझे नहीं पता था कि ब्रॉयलर के लिए कितने स्क्वायर फुट जगह चाहिए होती है। तो फील्ड में जाके मुझे ये पता चला। तो अब तो माशाल्लाह हमारा बहुत अच्छा एक सिस्टम है एजुकेशन का। तो जहाँ-जहाँ ये इसमें कमियाँ हैं, उसको हम कोशिश कर रहे हैं कि कैसे दूर करें। उसके लिए जो इमरजेंट प्रोग्राम है, फैकल्टी ट्रेनिंग है, बच्चों के लिए जो-जो ऑप्शन और बनाई जा सकती हैं, उनके लिए कोशिश कर रहे हैं हम इंशाल्लाह। बाकी ये है कि हम ओपन हैं इसमें, लोगों की जो इनपुट है, गाइडेंस है, वो हमें ज़रूर गाइड करते चले जाएँ और ये एक ऐसा अमल है कि ज़ाहिर है एक चैलेंज आ गया है, इदारे बहुत सारे बन गए हैं, तो उनको हम ज़ाहिर है उन इदारों को आगे बेहतर करना है हमने, ताकि आगे चल के सीपैक का एवेन्यू हमारे सामने है। तो इंशाल्लाह हमारी इतनी को ये फूड रिलेटेड इंडस्ट्री इतनी आगे बढ़नी है कि अचानक वो नीड निकलनी है और फिर हमारे पास होंगे नहीं वेटरनेरियन उस वक़्त। अभी हमें थोड़ा-सा एक नज़र आ रहा है कि तादाद ज़्यादा हो गई है, मगर आप 1 आध साल आगे जाके ज़रा फ़ोर्सी करें, तो ये लोग हमें जो है फिर पूरे जो मिडल ईस्ट है, बाकी जगह है, हम उधर भी कोशिश कर रहे हैं। ब्रेक्सिट के साथ इंग्लैंड में बड़ी सूरत बनी है। इसमें हमारे जो वेटरनेरियन वहाँ पे ऑड जॉब्स कर रहे थे, तो रॉयल वेटरनरी कॉलेज वालों ने उनके एक सुपरविजन में जो है एक प्रोविजनल लाइसेंस की सिस्टम किया है, तो वहाँ एवेन्यू बने हैं हमारे। तो हम कोशिश कर रहे हैं पीवीएमसी की तरफ से कि उनको जो डॉक्यूमेंटेशन चाहिए, गुड स्टैंडिंग सर्टिफिकेट हम एक दिन में ही सेम डे बना-बना के दे रहे हैं। हमारे पास कोई केस पीवीएमसी में पेंडिंग नहीं है। बहुत सारे लोग सोशल मीडिया पे एतराज़ करते हैं, जी ये नहीं है, वो नहीं है। हमारा कोई केस पेंडिंग नहीं है, बच्चों की कोई रजिस्ट्रेशन का केस पेंडिंग नहीं है। जो भी केस होता है हमारे चंद दिनों में हम वो रजिस्टर करके तो बच्चों को वापस भेज देते हैं। ये नहीं है कि किसी का कोई केस, हाँ, कोई इल्लीगैलिटी किसी केस में है, तो वो ज़ाहिर है अगर वो कानून हमें इजाज़त नहीं देता, तो वो केस ज़ाहिर है पेंडिंग होगा कि वो हम उनको नहीं हेल्प कर सकते, कि इल्लीगल है। अगर कोई किसी ने एक्रेडिटेड इदारे से अगर नहीं कोई डिग्री हासिल की, तो वो मैं जो मर्ज़ी भी हो जाए, मैं उसको रजिस्टर कर नहीं सकता, कानून मुझे इजाज़त नहीं देता।
अब वो बंदा अगर सोशल मीडिया पे बैठ के अगर कहे कि पीवीएमसी सो गई है, फलां हो गया है, कुछ हो गया, तो मैं उसका जवाब भी नहीं देना चाहता कि जो मुझे इंस्टिगेट करे कि भी मैं गैर कानूनी काम की तरफ मुझे वो कहे या प्रेशर डाले मेरे पे, तो आई वुड बी द लास्ट पर्सन कि मैं यील्ड करूं। शायद इसीलिए बहुत सारे लोग जो हैं वो इस हवाले से वो मुझ पे एतराज भी करते हैं। मगर मेरे लिए ये मसला है कि मैं वो इलीगल काम की तरफ, उनके किसी भी ऐसे काम की तरफ, अब वो जब किसी को इलीगली वो उसका रिस्पॉन्स ना मिले प्रॉपर, तो वो फिर सोशल मीडिया पे बैठ के वो गुमराह करता है आम लोगों को। अच्छा सर आप म्यूट हो गए हैं। अनम्यूट अलाउ करें सर। सर हो गया सर। सॉरी, वो एक अच्छा सर, इंटरप्शन सी आ गई थी दरमियान में, सॉरी। जी जी जी। अच्छा सर, यहाँ पे एक और क्वेश्चन ये है कि जैसे कि आपने बताया कि हमारे यंगस्टर्स जो हैं, ऑफ कोर्स पाकिस्तान अमंग ब्लेस्ड कंट्रीज है जहाँ पे हमारा यूथ का परसेंटेज ज्यादा है, और यहाँ के हमारे लड़के भी बहुत टैलेंटेड हैं। ऑफ कोर्स कमी है एक तो उनको मोटिवेट करने की, रखने की और उनको डायरेक्शन देने की। और मेरा ख्याल है कि हमारे एजुकेशन सिस्टम्स में अभी बहुत सी चीजें बेहतर हो रही हैं जिसकी वजह से लोग इंटरप्रेन्योरशिप की तरफ भी जा रहे हैं और वो नई एवेन्यूज हमारी स्पेसिफिक फील्ड के अंदर जो ढूंढ रहे हैं, जो कि बड़ा पॉजिटिव साइन है। मेरी यहाँ पे एक सबमिशन है या मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, क्या हमारे पीवीएमसी के अंदर भी कोई ऐसे यंग साइंटिस्ट प्रोग्राम्स या ऐसे एजुकेशन रिवॉर्ड्स या रिकग्निशंस हैं, ताकि क्योंकि दिस बिलोंग्स टू दी वेटनरी पीपल राइट, तो क्या हम स्पेसिफिक ऐसी हमारी कोई रिवॉर्ड या रिकग्निशन पीवीएमसी की तरफ से कोई पॉलिसी है स्पेसिफिकली वेटनरी एजुकेशन के लिए? असल में पीवीएमसी के लेवल पे तो जो चीज़ें मैं उसकी डिटेल भी बता दूंगा, आप और सवालात आएंगे तो, कि इस हवाले से हमने फैकल्टी की डेवलपमेंट और बाकी चीज़ों के हवाले से तो काफ़ी किया। ये भी एक इंसेंटिव होता है कि हम ये पिछले 1 साल में हमने सैकड़ों इस तरह फैकल्टी मेंबर्स के लिए अपॉर्चुनिटी बनाई, उनको बाहर के मुल्कों में लेके गए, उनको वहाँ पे ट्रेनिंग दिलवाई। और वहाँ पे आपको पता है कि जो डेवलप कंट्रीज हैं वहाँ से इजाज़त लेके देना ही एक बहुत बड़ी बात होती है कि वहाँ पे उनको जो है वो जो डेस्क फी है वो ना ली जाए या उनको परमिशन मिल जाए। वीज़ा लेना एक बड़ा इशू बनता है। तो इस हवाले से टर्की हमारे करीब तरीन है, मगर टर्की में लैंग्वेज का प्रॉब्लम था। इस तरह ही हमने थाईलैंड के साथ बात की, जो वेटनरी काउंसिल ऑफ थाईलैंड है उनसे मिले, उनके कैसासेट यूनिवर्सिटी और चुलालोंग यूनिवर्सिटी के साथ हमारे वो चले, तो फिर हमने बहुत सारे अपने फैकल्टी मेंबर्स वहाँ भेज के उनकी ट्रेनिंग करवाई। जॉर्डन में ले जाके अभी तक हम 2-3 ग्रुप्स को, बड़े ग्रुप्स को हम ट्रेनिंग दिलवा चुके हैं, जो उनकी खास तौर पे जस्ट यूनिवर्सिटी है, जॉर्डन यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। इसी तरह ही अमेरिका में और कनाडा में अपने बहुत सारे फैकल्टी मेंबर्स को भिजवाया। जहाँ जहाँ उसके लिए वसाइल मौजूद थे, तो हमने फैसिलिटेट किया कि वो हो सके। जिस चीज़ का आप जिक्र कर रहे हैं वो अब थोड़ी सी सैड स्टोरी है। आप ये समझेंगे कि शायद हम ये चीज़ को, मगर चूंकि आपने सवाल किया तो मैं ज़रूरी समझता हूँ कि उसका जवाब दूँ। एक हमारे यहाँ पिछले 1 से 1.5 साल में एक सिचुएशन डेवलप हुई है कि हम जो भी वेटरनरी काउंसिल के लेवल पे इस तरह का कोई भी काम करना शुरू होते हैं ना, तो एक लेटरबाजी का सिलसिला शुरू हो जाता है कि ये एक्ट के अंदर और जो है वो अ, उसके रेगुलेशंस में ये प्रोविजन नहीं है, तो ये आप किस तरह कर सकते हैं और ये आप पैसे कैसे, पीवीएमसी के पैसे कैसे खर्च कर सकते हैं। तो ये प्रॉब्लम्स आती हैं जिस वजह से हम कोई नया इनिशिएटिव इस तरह का कोई बड़ा, हालांकि ये ज़रूरत है हमारे यहाँ ये इस तरह के काम करने की, मगर जो ही हम कोई भी मामला ऐसा करते हैं जिसमें फाइनेंस इन्वॉल्व होते हैं, तो उसके अंदर वो जाली जो है वो तरीके से वो लेटरबाजी शुरू कर देते हैं। ऑडिटर जनरल को लिखना शुरू कर देते हैं कि जी फॉरेंसिक ऑडिट कराया जाए, ये किया जाए, वो किया जाए। जब मैं प्रेसिडेंट बना था तो सबसे पहला ये एतराज था कि जी वहाँ से अरबों रुपए जो है वो खाए गए हैं।
तो मैंने जब ये ऑडिट करवाया तो मुझे पता चला कि जब से पीवीएमसी बनी है, आर यू लिसनिंग सर? जी जी सर, जी सर। अच्छा जी, तो उसमें मैंने जब उसका अपने इंटरनल ऑडिट करवाया तो मुझे ये पता चला कि टोटल आज तक जो गवर्नमेंट की तरफ से हमें पैसे मिले हैं 17 सालों में, वो 14 करोड़ रुपए है। तो पर ईयर कोई तकरीबन 80-85 लाख रुपया पर ईयर एक पैसे हैं जो पीवीएमसी को मिले। उसमें से जब हमने देखा कि 80% जो पैसे हैं वो तो स्टाफ की सैलरीज पे जाते हैं, तो बाकी कुछ 15 लाख रुपया है जो पूरे साल में, यानी 12 महीने में कोई लाख सवा लाख रुपया बनता है, जिसमें से बिजली का खर्चा है, जो टेलीफोन है, डाक है, जो हम ये मुख्तलिफ इदारों की विजिट करते हैं, उसकी जो वहाँ जाके जो रहना करना, ट्रांसपोर्टेशन, ट्रैवल, ये सारा सवा लाख, उसमें सारे पीयूएल और हर चीज मिला के ये खर्चा है टोटल जो हम करते हैं। उसमें से अब वो देखें कि अगर वो उस 15 लाख में से क्या कोई कुछ खा सकेगा, यानी सवा लाख में से क्या महीने का कोई प्रेसिडेंट क्या खा सकता है उसमें से। और प्रेसिडेंट तो वैसे भी एग्जीक्यूट करता भी नहीं है, वहाँ रजिस्ट्रार के पास इंटरेस्ट मनी होती है और वो इसके सारे निज़ाम को चला रहा होता है। मगर एक हमारे यहाँ एक नेगेटिविटी का एक ऐसा वो सिलसिला है कि वो हर यानी एक चपरासी से लेके प्रेसिडेंट तक वो डाक जो है उसकी कॉपियां फिर उसको भिजवा दी जाती हैं कि जी पीवीएमसी जो है वो अरबों रुपए का वो गबन कर गए हैं। तो वो चीज है जो हमें बाज़ औक़ात इस तरह के जो प्रोग्रेसिव इनिशिएटिव हैं उनको जो है एग्जीक्यूट करने में रुकावट बन जाती है कि हम पैसे हमारे पास भी हैं तो हम उनको यूज नहीं कर सकते। ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है, इसीलिए अब हमने कोशिश की कि हम वहाँ के फंड्स ना यूज करें, बल्कि जो बाहर के इदारे हैं मुख्तलिफ, उनसे हम कोई फंडिंग, बल्कि हम फंडिंग ना लें, वो हमारी फैकल्टी की जो ट्रेनिंग है या और जो सिलसिला है वो खुद ही एग्जीक्यूट करें, मगर हम उनको फैसिलिटेट करें, ताकि कोई किसी को ये ना रहे कि जी हमने पैसे वो निकलवाए थे तो हमको पैसे कहा गए। अगर वो ये समझते हैं कि हमने पैसे खाने हैं, तो हमारा पूरा माजी है, तो 25-30 साल 32 साल मेरी गवर्नमेंट की सर्विस हो गई है, तो इसके बावजूद भी किसी को राइट है कि वो मुझसे पूछ सकता है और मेरा वो अकाउंट ओपन है, कोई भी आके उस अकाउंट को चेक कर सकता है। हम प्रोफेशनल ऑडिट करवाते हैं और वो सारी जो है वो चीज़ें आके कोई भी बंदा चेक कर सकता है। मगर जब तक ये सिलसिला हम नहीं रोकेंगे, जैसे आपको पता है कि बाज़ औक़ात चीज़ें इस तरीके से हों तो वो कई मामलात में फिर वो एग्जीक्यूशन में प्रॉब्लम आ जाती अंडरस्टैंड सर, है। मगर आई हमने गेस कोई रोका नहीं है काम, अल्टरनेट तरीके निकाल लिए हैं कि काम चलता रहे कम से कम। दैट्स गुड सर। इन्वेस्टिंग ऑन द टीचर ऑफ कोर्स इज अ राइट अप्रोच, क्योंकि अल्टीमेटली इसकी जो डिलीवरेंस है वो बैक टू स्टूडेंट्स होती है। ये एक बहुत अच्छी अप्रोच है। अच्छा सर, मैं वापस आता हूँ, जब हम प्रोफेशनल एजुकेशन की बात करते हैं और खासकर कोविड के अंदर, तो आपने देखा जो सबसे बड़ा इम्पैक्ट वो इकोनॉमी पे आया। जो लोगों के पास जो बड़े कंस्ट्रेंट्स जो आए, जो इश्यूज आए, वो उनके फाइनेंशियल्स थे। और जब हम स्टूडेंट्स की बात करते हैं तो इस दौरान हम ये देखते हैं कि चीजें ऑनलाइन हो रही हैं, लेकिन उसके बावजूद फीस वगैरह उनसे पूरी ली जा रही है। तो क्या इस तरफ भी कोई ऐसा कदम लिया जा सकता है कि जहाँ पे स्टूडेंट्स को रिबेट दिया जाए? उसमें मैं आपको यूएस का मॉडल आपको मैं बता सकता हूँ कि भी हमने क्या किया है। सर। तो उसमें एक तो हमने ये काम किया कि हमने बच्चों से ओवरऑल एक फ्लेक्सिबिलिटी का माहौल रखा है। एक बात तो ये, जो बच्चे हमने उसके लिए अनाउंस किया, जो बच्चे फीस जमा करा सकते थे, जिनको फाइनेंशियली इस तरह के मसले नहीं थे, तो पहले फेज में तो उन बच्चों ने अपनी फीस जमा करा दी। फिर उसमें से हमें काफ़ी ज़्यादा एक लिस्ट में, जो कि सैकड़ों में थी, कि बच्चों की तरफ से ये रिक्वेस्ट आई कि भी उसकी किस्तें कर दी जाए। तो उसमें भी बड़ा हमने एक मैग्नानिमस और लिबरल अप्रोच रखी कि हमने उनकी इंस्टॉलमेंट्स कर दी उन बच्चों की, कि आप इस डेट तक इतना वो पहली किस्त जमा करा दें, बाकी बाद में करा दें। और फिर इसके बाद कोई तकरीबन चंद 100 बच्चों ने हमें ये कहा कि हमें एक्सटेंशन दे दी जाए। तो जैसे-जैसे भी उन्होंने एक्सटेंशन जिस डेट तक भी माँगी, तो वो हमने एक्सटेंशन दे दे दी।
अच्छा, उस एक्सटेंशन के बाद भी अगर वो बच्चे नहीं जमा करा सके तो हमने फर्दर एक्सटेंशन भी दे दी। और उसमें फिर ये था कि एक काम हमने और किया कि ये तो वो बच्चे थे जिन्होंने हमें रिक्वेस्ट की, मगर जब वो इस तरह की कोई रिक्वेस्ट ज्यादा तादाद में आ जाती थी तो हम एक यूनिफॉर्म पॉलिसी बना देते थे कि उनके सबके लॉग इन में कर देते थे कि अब इस डेट तक आप अगले महीने की 10 तारीख तक आप जमा करा लें, ताकि सबको वो अक्रॉस दी बोर्ड ये फैसिलिटी मिल जाए कि वो करा लें। तो अब मेरा ख्याल है बहुत थोड़े बच्चे हैं जो इस सिचुएशन में जो रह गए हैं कि जो जिनका अभी तक कोई इंतजाम नहीं हो सका। उनके लिए भी हमारे फाइनेंशियल एड का एक पूरा सिस्टम है यूनिवर्सिटी में, तो वो उसमें अप्लाई करते हैं, उनके इंटरव्यूज होते हैं वो ऑनलाइन। वो हम देखते हैं कि अगर कोई स्कॉलरशिप अवेलेबल हो सके तो वो मिल जाए, नीड बेस्ड स्कॉलरशिप्स हैं वो मिल जाए। अगर वो भी सारा कुछ ना हो तो चंद एक बच्चे बिल्कुल ऐसे ही आ जाते हैं जैसे कि अभी उनका इसी दौरान कोई वालिद फौत हो गया है। तो इस हद तक भी हम जाते हैं कि इंडिविजुअल केसेस में हम अपने उन कॉलीग्स को जिनको अल्लाह ताला ने वो साहिब सरवत हैं, तो उनसे रिक्वेस्ट करके तो हम कहते हैं कि जी उन बच्चों को वो आप उनकी फीस जमा करा दें। तो ओवरऑल बाई एंड लार्ज जो कम से कम युवास में बड़ा इशू नहीं बना हमारे लिए कोई भी कि बच्चा कोई इस तरह की सिचुएशन में आ गया हो कि वो इस वजह से कि उसके पास पैसे नहीं है वो अपनी तालीम ना बरकरार रख सका हो, कोई ना कोई जरिया, कोई ना कोई तरीका यूनिवर्सिटी ने उनके लिए निकाल दिया है कि वो उसके लिए कोई हेल्प आउट हो जाए। और बाकी यूनिवर्सिटीज भी डेफिनेटली अपने तौर पे जो भी उनकी हेल्प कर रही होंगी, मगर मुझे अपडेट नहीं है कि इस हवाले से मैंने जो कोशिश की थी कि पिछले कुछ अर्सा पहले मैंने जब मैंने काउंसिल की मीटिंग की थी, एक एमरजेंट मीटिंग, तो उसके बाद फिर मैंने तमाम पाकिस्तान के तमाम जो फैकल्टीज या कॉलेजेस हैं उनके डीन्स और प्रिंसिपल्स के साथ भी मीटिंग की थी ऑनलाइन। और उसमें ये सारी चीजें ओवरऑल हमने सिंगल पॉइंट एजेंडे पे ये ऑनलाइन एजुकेशन पे ही ये सारी मीटिंग थी। तो ओवरऑल जो कुछ लोग तो हमारे साथ ही वो अप्रैल से ही ऑनलाइन एजुकेशन पे चले गए थे, और चंद एक यूनिवर्सिटीज थी जैसे BZU है या सिंध की यूनिवर्सिटीज हैं, बलोचिस्तान की उथल में जो यूनिवर्सिटी है, तो वो लोगों ने 1 जून से वो फिर ऑनलाइन जाना था। तो उस पे भी मैंने उनको ये ओपन दिया था, और उनके जो डीन्स हैं उनकी मेरे मुझे फ़ोन भी आते रहते हैं। और जैसे फैसलाबाद यूनिवर्सिटी में जो हमारे डीन साहब हैं, वो भी फ्रीक्वेंटली डिस्कस करते रहते हैं कि हम आपस में शेयर करते रहते हैं अपने एक्सपीरियंसेस कि वो इंटर्नशिप को कैसे डील कर रहे हैं, हम कैसे कर रहे हैं, तो कॉमन कोई वे आउट निकल सके। जैसे कि अब हमें एक अपॉर्चुनिटी है इंटर्नशिप में कि हमारे ज़्यादातर जो एस्टेब्लिशमेंट्स हैं वो रूरल एरियाज़ में हैं, और आपके इल्म में है कि जब ये लॉकडाउन भी हुआ है तो रूरल एरियाज़ में तो वो लॉकडाउन नहीं था। तो वहाँ सिचुएशन, बाज़ बच्चे तो जो फार्मों पे थे वो तो वहीं पे ही रह गए, और कुछ बच्चे जो थे वो जो अर्बन एरियाज़ में कंजेस्टेड एरियाज़ में थे वो वापस घरों में आ गए। तो अब उनको हमने फिर दोबारा मैंने फिर उनसे ऑनलाइन एक मीटिंग की तमाम फाइनल ईयर के स्टूडेंट से। काफ़ी लंबी 3-4 घंटे की मैंने बच्चों से डिस्कशन की। कोई तल्ख़ सवाल भी थे उनके बड़े, हम तो उसको हमने देखा, सुना, उनकी प्रॉब्लम्स को उनको गाइड किया, और उनको बताया कि आप अपने घर के करीब-तरीन जहाँ आप जा सकें, आपके कोई बहुत ज़्यादा पैसे ना लगें, जहाँ आप प्रैक्टिकल तजर्बा हासिल करें और वो हमारी इंटर्नशिप की रिक्वायरमेंट पूरी करें। तो उन बच्चों को हमारे पास फिर उनकी रिक्वेस्ट आई, हमने उनको नए एनओसी बना दिए फ्रॉम डीन ऑफिस कि वो उन करीब-तरीन जगहों पे जाके अपनी बाकी इंटर्नशिप मुकम्मल कर लें। अब 15 से 20 जुलाई के दरमियान फाइनल कॉम्प्रिहेंसिव हम इवैल्यूएशन कर रहे हैं। फैसलाबाद में भी इसी तरह ही इवैल्यूएशन है, मगर बाकी कुछ यूनिवर्सिटीज़ जिन्होंने 1 जून से शुरू किया है, वो प्रोबेबली चंद महीने ज़रा वो आगे जाएगा उनका केस। मगर अब सूरत-ए-हाल ही ऐसी है जिसमें पूरी दुनिया को फेस करना पड़ रहा है, तो अनयूजुअल सूरत-ए-हाल में अनयूजुअली मेजर्स लेने पड़ते हैं फिर उसमें। आई थिंक सर जो भी आपने बातें बताई ऑफ कोर्स इसके अंदर एक चीज़ बहुत अहमियत है कि हामिल वो ये है
कि प्रोएक्टिवली इदारे भी, हमारे टीचर्स भी और ऑफ कोर्स पीवीएमसी काम कर रही है, और जो भी हमारे स्टूडेंट्स, जो हमारे जो बाकी कुलीग्स सुन रहे हैं, उन तमाम से रिक्वेस्ट है कि वो गाय बगाए अपनी कंसल्टेशन जारी रखें ताकि उनको गाइडलाइंस मिलती जाए, क्योंकि ये प्रोसेस, ये जो सिचुएशन है, इसमें जितनी ज्यादा आप डेलिब्रेशंस करेंगे, चीजों को डिस्कस करेंगे, उतने अच्छे सोल्यूशन आएंगे। अच्छा सर, यहाँ पे आज का टॉपिक इतना इंटरेस्टिंग है, दिल करता है इस पर बहुत सी डिस्कशन करें, आपसे बहुत सी चीजें सुने, लेकिन ऑफ कोर्स टाइम का भी कंस्ट्रेन है। मेरा एक आपसे जो कुछ आखिरी सवालात में से एक, आखिरी सवालों में से एक सवाल है कि मोस्टली एक सवाल ये पूछा जाता है कि मैं या कोई भी वेटनेरियन जब पीवीएमसी से रजिस्टर्ड होता है, ठीक है, तो उसके बाद वो एज अ प्रोफेशनल पीवीएमसी से क्या एक्सपेक्ट करता है? असल में मैंने जैसे बताया ना कि जैसे हमारे बाकी सारी जो ओवरऑल जो सेक्टर है वो एक ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहा है, एक एवोल्यूशनरी प्रोसेस है। तो उसमें हमें भी जाहिर है उस तरह के प्रोसेस में से गुजरना पड़ेगा। इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए हमने 2-3 चीज़ें प्लान की थी जो कि हम उसके ऊपर एक तो हमने ये किया था कि जब ये रजिस्ट्रेशन हो तो उसका हम उससे पहले एक हम एग्ज़ाम लें, जैसे लाइसेंसिंग एग्ज़ाम होता है। तो वो एक ऐसी सूरत है जो कि एक चेक एंड बैलेंस क्रिएट कर सकती है। सारी डेवलप्ड नेशंस में ये ऐसा किया हुआ है। थाईलैंड ने इवन ये एग्ज़ाम रखा हुआ है, ऑल्दो के वो क्लिनिकल प्रोफिशिएंसी एग्ज़ाम वो भी नहीं अभी शुरू कर सके, मगर कंप्यूटर बेस्ड उन्होंने रखा हुआ है एग्ज़ाम लाइसेंसिंग का। तो उसके ऊपर फिर हमने अपनी काउंसिल में ये चीज़ों को डिलिब्रेट किया, काफ़ी डिस्कस किया। फिर उस वक़्त जो वाइस चांसलर थे, वहाँ पे हमारे काउंसिल मेंबर डॉक्टर प्रोफेसर डॉक्टर ज़फ़र रंधावा साहब फैसलाबाद यूनिवर्सिटी से, उनकी हमने कमेटी बनाई और उनकी कन्वीनरशिप में कि जो इसके ऊपर काम करे और हमें पूरा एक रोड मैप बना के दे। तो उसके ऊपर उस रोड मैप पे उसकी प्रैक्टिकल फिजिबिलिटी पे हम आगे काम कर रहे हैं। फर्दर सवालात आएँगे तो मैं उसकी डिटेल बताऊँगा। तो वो एक बुनियादी काम तो वो था जो हमने किया ताकि एक रजिस्ट्रेशन का अमल इस तरह हो। दूसरा हमारा ये प्रोग्राम था कि जैसे डेवलप वर्ल्ड में ये होता है कि वो हर साल उनको चंद क्रेडिट आवर जो हैं वो पढ़ने लाज़मी होते हैं कि जो दोबारा वो रिन्यूअल जब वो करें तो वो उसके लिए हम उनको उसको एक्नॉलेज करें, उनकी जॉब के साथ उन चीज़ों को लिंक करें कि वो मजबूर हों कि वो एक अगर फील्ड के अंदर काम कर रहे हैं, तो वो अपने आप को अपडेट रखें। तो उसके लिए हम कर रहे थे वर्किंग। तीसरा हमारा ये प्रोग्राम था कि जो हम पीवीएमसी हाउस उधर बना रहे हैं, तो उसमें भी मैंने बताया ना कि वो जो उस हवाले से एतराज़ात आए कि जी ये लोगों ने वो लेटरबाज़ियाँ शुरू कर दी और वो मुख्तलिफ इदारों को अब आप अंदाज़ा करें कि ये लोग जो चैंपियन बनते हैं वेटरनरी के हवाले से जो लोग भी, वो लोग वहाँ पे सीडीए को लेटर लिख रहे हैं कि ये इनसे ये बिल्डिंग खाली कराई जाए, अभी ये मुकम्मल नहीं हुई। और मुकम्मल ना होने में भी उन्हीं लोगों का किरदार था कि वो कह रहे थे कि जी ये उसके ऊपर एतराज़ात भी मुख्तलिफ इदारों को वो लेटर लिख के यही कर रहे थे कि वो जो 15-20 करोड़ रुपए में जो बिल्डिंग बननी थी वो 5 करोड़ में कैसे बन गई। ये पे एतराज़ है कि जी ये कागज़ नहीं था, फलाना नहीं था, मतलब उसमें निटी-ग्रिटी में जाके हम एतराज़ ढूँढते हैं, हम उसके अंदर से ना वो हम ढूँढते हैं कि कोई एतराज़ वाली बात निकले। तो ब्रॉडर जो फ़वाइद हैं वो उससे महरूम हो जाते हैं और फिर उसके जो नेगेटिव असरात की वजह से जो उसके समरात आने होते हैं वो भी डिले हो जाते हैं। तो उसमें हमने प्लान ये किया था कि हम पूरा एक वहाँ पे जो वेटरनरी एजुकेशन के हवाले से जो ट्रेनिंग का एक हब बना देंगे, उसमें जो नीचे की 2 मंजिलें हैं वो उस मकसद के लिए बनाई गई थी और ऊपर की हम प्लान कर रहे थे उसमें एचईसी और इदारे कि उनको हम किराए पे दे दें। तो इतने फंड्स आ जाएँगे तो मेरा इसमें ख़्याल ये था कि अगर वो हमारे पैसे वो उधर से आना शुरू हो जाएँ, तो फिर हम बेयर मिनिमम कर देंगे, ये रजिस्ट्रेशन की फ़ी भी नहीं लेंगे। उसको बस ऐसे टोकन मनी के तौर पे 100-200 रुपए बस लेके तो हम उनको कर लें, ताकि बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा एक तो रजिस्टर हों, उसकी रिन्यूअल करवाएँ और एक पार्टनरशिप की एक फ़िज़ा कायम हो। मगर वो चूँकि हमारे एक मिज़ाज ये है कि शिकायती अंदाज़ का मिज़ाज है सारा,
कि जिसमें वो काम आगे कोई जो है वो चलने नहीं देते वो काम को। तो उसमें चैलेंजेस हैं, मगर हम लगे हुए हैं। अब दोबारा हमने वो कंस्ट्रक्शन जो है वो शुरू की है और काफ़ी वो प्लस्तर वगैरह बाहर के हो गए हैं। अंदर के भी काम जो है वो कुछ कर रहे हैं, कुछ काम हमें करके देना पड़ेगा ताकि वो बाकी किराएदार खुद कर लेंगे, जो बड़े इदारे। तो वो उसमें तो करोड़ों रुपए वो किराया आ जाया करेगा, तो फिर हमें डिपेंडेंस नहीं रहेगी कि कल को बच्चे कहेंगे ये चंद सौ। अच्छा, आप मज़ेदारी की बात देखें कि वहाँ बाहर की दुनिया में भी वो सैकड़ों डॉलर लेते हैं, वहाँ कोई भी इतराज़ नहीं करता। यहाँ चंद हज़ार पे हम इतराज़ करते हैं कि मगर हम वो भी इतराज़ ख़त्म कर देंगे इंशाल्लाह। मैं अगर रहा तो मैं तो इसमें हूँ कि भी मैं बिल्कुल वो रजिस्ट्रेशन फ़ी जो है मैं सिर्फ़ एक एज़ अ टोकन मनी लेंगे, ताकि किसी को वो बोझ ना महसूस हो। कोई ये ना कहे कि जी पता नहीं हमारे पैसों से ही पूरा इदारा चल रहा है। अच्छा सर, यहाँ पे एक मेरी एक वैसे सजेशन थी, जैसे कि हम ये देखते हैं कि हम डिफरेंट चीज़ों की मेंबरशिप लेते हैं, या जब हम किसी भी इदारे का, या मिसाल के तौर पे कोई क्लब हो गया, जिस तरह अगर होंडा वाले हैं, उन्होंने एक अपना एक सर्विस क्लब लॉन्च किया हुआ है, तो आप किसी भी इंस्टीट्यूट के जब मेंबर बनते हैं तो उसके साथ कुछ अलाइड बेनिफिट्स होते हैं। तो फॉर एग्जांपल, अगर मैं भी अपने 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 वॉलेट के अंदर एक पीवीएमसी का कार्ड कैरी करता हूँ, तो उसके अंदर हम कुछ बेसिक ऐसे इदारों के साथ जॉइंट वेंचर्स करें कि उस कार्ड के ऊपर हमें फैसिलिटेशन है, क्योंकि मकसद हमारा क्या है कि हम मैक्सिमम लोगों को पीवीएमसी के अम्ब्रेला के अंडर लेके आए और उस कार्ड की इफादियत को समझा जाए। क्योंकि एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये है कि वी शुड बी प्राउड ऑफ इट कि इफ यू आर कैरिंग द पीवीएमसी कार्ड, बिकॉज आई ऑलवेज फील प्राउड कि जी आप कौन है, तो मैं डॉक्टर हूँ, मेरे पास मेरा बिजनेस कार्ड से ज्यादा इंपॉर्टेंट मेरा वो पीवीएमसी का कार्ड है। तो क्या हम अगर ऐसी एलाइड सर्विसेज जिसमें कुछ हॉस्पिटल डिस्काउंट्स हैं, कुछ फार्मेसी डिस्काउंट्स हैं, कुछ होटल डिस्काउंट्स हैं, कोई ऐसी चीज ऐड ऑन करके कोई कमर्शलाइजेशन एस्पेक्ट ला सकते नहीं, हैं? ये अच्छा आइडिया है। ये तो मेरा ख्याल है ये चीज़ों पे तो हम वर्किंग कर सकते हैं और ये चीज़ें ऐड ऑन कर सकते हैं। ये इसमें तो मैं समझता हूँ कि हमें कर लेना चाहिए। अभी रिसेंटली हम एक कोशिश कर रहे हैं, जो अपना हमारा बैंक है नेशनल बैंक, जहाँ पीवीएमसी का अकाउंट है, उनके साथ हम कोशिश कर रहे हैं कि जो हम ऑनलाइन जो पैसे जमा कराने की भी फैसिलिटी ऑनलाइन कर दें, ताकि बच्चों को वहाँ पीवीएमसी के दफ्तर ना आना पड़े। सारी रजिस्ट्रेशन का अमल जो है वो ऑनलाइन हो जाए सारा। तो इस पे हम तेज़ी से लगे हुए हैं। जो हमारे अच्छा करंट सर, अभी रजिस्ट्रार हैं एक, वो इस पे वो जी, डिस्कशन शुरू कर दी हमने। अच्छा सर, मेरा फाइनल क्वेश्चन, बिकॉज आई नो ये आज के जो हमारी नशिस्त है, ये जो हमारी डिस्कशन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत से लोगों के सवालात भी होंगे। हम कोशिश करेंगे वो सवालात अपने पास ले लें और बाद में इंशाल्लाह हम उनके आंसर्स उनके तक पहुंचाएंगे, और ये एक कंटिन्यू अमल रहेगा। हम बार बार सर को रिक्वेस्ट भी करेंगे, एंड ऑफ कोर्स सर की लीडरशिप के अंदर पीवीएमसी भी एक्टिव है, और एज अ उस्ताद ऑफ कोर्स ये सालों से जो है ना, इनके बहुत से स्टूडेंट और इनकी बहुत ज्यादा जो खिदमात है यूनिवर्सिटी के लिए भी और स्टूडेंट्स के लिए भी। तो जब सर हम इस पेंडेमिक सिचुएशन की बात करते हैं, जो हमारे पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स हैं स्पेसिफिकली, जो कि इस वक्त जो हमारे एमफिल या पीएचडी के स्टूडेंट हैं, जिनकी रिसर्च बहुत इंपॉर्टेंट है, तो क्या उनके लिए भी हमने कोई क्राइटेरिया सेट किया है, या हमने कोई ट्रांसफॉर्मेशन लेके आए हैं इस प्रोसेस के अंदर? जी, मैं उसके बारे में मैं डिटेल बताता हूँ, मगर मैं जो पिछले सवाल के हवाले से भी बाय द वे 1-2 चीज़ें जो शायद सर, रह गई थी रिस्पॉन्ड करने में, तो उसमें मैं समझता हूँ कि ये जो पीवीएमसी का जो रजिस्ट्रेशन है, वो एक अपॉर्च्युनिटी भी देती है कि पूरे पाकिस्तान में किसी भी इदारे में जो वेटरनरी से रिलेटेड है, ख़ास तौर पे पब्लिक सेक्टर में, तो हम वो पीवीएमसी की रजिस्ट्रेशन के बगैर तो वो उसको जॉब ही नहीं मिल सकती। तो एट लीस्ट वो एक उनकी स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट भी पूरी होती है उस रजिस्ट्रेशन से। तो ऐसा नहीं है कि वो जो रजिस्टर हो जाता है वो उसको वो पे बैक नहीं कर रहा होता। दूसरी बात ये है कि हमारे एक काफ़ी बड़ी तादाद में हमारे वेटरनेरियन बाहर के मुल्कों में जाते हैं। तो बाहर के मुल्कों में भी जो जाते हैं तो उनके गुड स्टैंडिंग सर्टिफिकेट्स के बगैर वहाँ पे उनको जॉब नहीं मिलती। तो वो फैसिलिटी भी पीवीएमसी उनको फराहम करता है। मगर उस चीज़ पे मैं पीछे नहीं हट रहा कि जो आपने तवज्जो दिलाई है कि जो इस तरह के एडिशनल बेनिफिट्स कोई कार्ड के साथ मुंसलिक हों, उस पे हम इंशाल्लाह कोशिश करते हैं कि इसमें जो-जो अपॉर्च्युनिटीज़ हैं, जैसे बैंकों के साथ और बाकी चीज़ों के साथ वो लिंक होता है, वो हम कर गुज़रें, और जो इस तरह की जो बड़ी फैसिलिटीज़ हैं जो हमारे वेटरनेरियन यूज़ करते हैं,
उनसे कोई डिस्काउंट लिया जा सके, या मुख्तलिफ लैब्स हैं वहाँ से वो टेस्टिंग में कुछ डिस्काउंट मिल सके, तो वो हम इंशाल्लाह कोशिश करते हैं। हमने युवास के लिए कुछ इस तरह के डिस्काउंट्स लिए हैं, युवास की फैकल्टी के लिए, स्टूडेंट्स के लिए, तो वो हम कोशिश करते हैं कि अब वो पीबीएमसी के मेंबर्स के लिए भी ऐसी फैसिलिटीज़ जो हैं, जो भी पॉसिबल हो सके वो इंशाल्लाह कोशिश करते हैं कि वो हो जाए। बाकी रहा आपने पोस्ट ग्रेजुएट का, ये बड़ा अहम सवाल था, क्योंकि हमने अंडर ग्रेजुएट को तो एड्रेस कर लिया था। पोस्ट ग्रेजुएट जो थे वो इसमें थोड़े से इग्नोर हो रहे थे। तो उसके लिए फिर हमने ये किया कि एक तो ये था कि पहले फेज में हमने शुरू में ये किया था कि जो बच्चे भी अपनी रिसर्च जो है वो कंप्लीट कर चुके थे, तो उनको हमने इनकरेज किया कि अपने आप टीचर्स के साथ ऑनलाइन बैक एंड फोर्थ जो लिखना पढ़ना है वो शुरू कर लें। फिर हमने ये किया कि उनके लिए ऑनलाइन सिस्टम जो है वो सारे का सारा प्रोसीड करने के लिए जो नेसेसरी जो उसके अंदर हमारे जो कैलेंडर है, उसमें जहाँ-जहाँ चीज़ें जो हैं वो रुकावट थी, तो उनके लिए आसान फ्लेक्सिबल पॉलिसीज़ बना के उनको अपनी सारी स्टैट्यूटरी बॉडी से अप्रूव करवा लिया, एकेडमिक काउंसिल से भी, और जहाँ-जहाँ भी फाइनेंस एंड प्लानिंग से, अपनी सिंडिकेट से वो सारी चीज़ें अप्रूव करवा ली। और हमने अब उनको मौका दिया कि वो अपना जो थीसिस है वो ऑनलाइन सबमिट कर सकें। ऑनलाइन उनकी फिर हमने अगले फेज़ में उनकी जो इवैल्यूएशन थी, डिफेंस उनका ऑनलाइन रखा जा सकता था। फिर हमने अगले उससे अगले फेज़ में ये किया कि वो ऑनलाइन ही थीसिस जमा करा के, थीसिस की इवैल्यूएशन का भी पूरा ऑनलाइन सिस्टम अब इन प्लेस है कि किसी बच्चे का भी थीसिस की इवैल्यूएशन हमारी इस वक़्त नहीं रुकी हुई। वो सारे वो ऑनलाइन हो रहे हैं। हमारा जो पीएचडी आजकल, मैं पिछले 25 तारीख से आज आप अंदाज़ा कर लें कि कोई तकरीबन 20 के करीब ऑनलाइन पीएचडी के ओरल एग्ज़ाम मैं ले चुका हूँ। और मैं हर एग्ज़ाम में, वेटरनरी साइंस के तो हर एग्ज़ाम में मैंने बैठना होता है। तो आप अंदाज़ा कर लें कि सुबह 9 बजे से मैं बैठता हूँ, और वो पहले 9 से 12, फिर 2 से 5 बजे तक। तो ये 6 घंटे वो मेरे कान दुखने शुरू हो गए हैं ये ईयरफ़ोन से। तो उसमें बड़ा अच्छा हमारा ये सिस्टम चल रहा है कि वो बच्चों का वो जो रुका हुआ था मामला, कि हम इसका वो फेस टू फेस करें, वो हमने उसके लिए एक तो लीगल बैकग्राउंड सीधी कर दी कि हम वो कर लें तो कल को कोई एतराज़ में ना चला जाए कि जी ये तो आप कर ही नहीं सकते थे। तो जहाँ हमारे कैलेंडर में जहाँ कहीं रुकावट थी, तो उसके लिए वो कोविड की सूरत-ए-हाल में हमने वो तमाम एजुकेशनल पॉलिसीज़ के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी ला के वो सारे सिस्टम से अप्रूव करवा दिए। और अब वो इस हवाले से तो सारे कोई रुकावट नहीं है। सब चीज़ें, रिटन एग्ज़ाम भी हमारा वो हो उसी में ही ऑनलाइन, और ओरल एग्ज़ाम भी। अब जो चीज़ रह गई है इसमें, वो है कि अब जो बच्चे जिनकी रिसर्च अभी रहती है, उनको हम कैसे करें? तो उसमें कुछ परसेंटेज तो बच्चों को हमने ये किया कि जहाँ हम सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रख सकते थे, तो उनको हम कहीं किसी ऐसी जगह पे, लाइक जो से फॉर एग्जांपल लाहौर, और जो डेली आ सकते हैं अपने घरों से, तो वो आएँ और वो अपना सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखें, और अपनी वो जो बाकी मानदा रिसर्च है उसमें हम सुपरवाइजर्स को, उनके वालिदैन को, उनके बच्चों को, कि वो खुद इसमें वो अपनी कंसेंट दें कि दे वांट टू कंटिन्यू दी रिसर्च। और वो चंद एक परसेंट बच्चे जो हैं वो तो ऑलरेडी इसमें से जो काम उनके कोई रहते थे, किसी का हफ्ते का रहता था, किसी का 10 दिन का रहता था, वो अपने काम करके तो वो वापस चले गए हैं और वो अपना वो लिख पढ़ रहे हैं। अब रह गया कि जिन्होंने अभी शुरू ही नहीं किया था रिसर्च का काम, तो उसके लिए अभी हमने पिछले दिनों इस पे काफ़ी डिलिब्रेशन की हैं, मीटिंग्स की हैं कि वो उसका उसको कहते हैं ग्रेजुअल जो है वो प्रोसीड करें इस चीज़ को, कि कैसे हमने तैयारी कैसे करनी है। हॉस्टल है तो हॉस्टल में सोशल डिस्टेंसिंग को कैसे इंश्योर कर सकेंगे। हॉस्टल सबसे बड़ा चैलेंज है। इवन मैं समझता हूँ कि हायर एजुकेशन कमीशन भी इस हवाले से कुछ एरियाज़ में उनका भी शायद एक्सपीरियंस कम है, कि इस वक़्त वो वहाँ पे ऐसे लोग शायद कम हैं जो जिनका प्रैक्टिकल किसी यूनिवर्सिटी के अंदर इस तरह की एडमिनिस्ट्रेशन में रहने का, और इस यहाँ पे जो चैलेंजेस हैं उनका कोई एक्सपीरियंस हो। तो इसलिए बाज़ औक़ात इस तरह के इदारों से भी कोई ऐसे डॉक्यूमेंट निकल आते हैं जो हवा में होते हैं।
तो जब हम उनको थ्रैश करते हैं तो हमें पता चलता है कि वो प्रैक्टिकली डूएबल नहीं है। तो जो चीज़ें डूएबल हैं वो हम, चूँकि ये एक लाइव प्रोसेस है, जैसे-जैसे सूरत-ए-हाल निखरती जाती है, वाज़ेह होती जाती है, तो उसके साथ-साथ हम आगे चल रहे हैं। वो अभी तक हमारे पास चैलेंज है कि जिन्होंने अभी रिसर्च शुरू नहीं की, तो उनके लिए कैसे हम प्रोसीड करें, मगर हमने तो उसके लिए भी एसओपी बना ली है और उसके लिए बाकायदा कमेटीज़ बना दी हैं कि हॉस्टल के लिए अलग कमेटी बनाई है और बाकी सोशल डिस्टेंसिंग के लिए अलग बनाई है और रिसर्च के लिए एक पूरा तरीकाकार बनाया है कि कैसे वो इनिशिएट करेगा एक परफॉर्मर स्टूडेंट अपने वालिद की कंसेंट के साथ और उसका सुपरवाइजर उसको वेरीफाई करेगा कि वो हेल्प करेगा, इंश्योर करेगा सोशल डिस्टेंसिंग को और वो मिनिमम लेवल पे अल्टरनेट, मतलब एक लैब में कंजेशन ना हो कि एक वक्त में एक बच्चा अंदर काम करे, वो काम करके निकल जाए फिर दूसरा बच्चा आए। तो इस तरह हम आगे प्रोसीड करना चाहते हैं। आगे अल्लाह ताला से दुआ है कि हमें इस पेंडेमिक से बातरीके एहसन निकाले और पूरी दुनिया में सब लोगों के लिए आसानी अल्लाह ताला पैदा कर ले। अल्लाह के लिए तो मुश्किल नहीं है, उसने तो वो कुन फायकून वाला मामला है और ज़ाहिर है हमारी ओवरऑल चीज़ें हैं, मामलात हैं, गलतियाँ हैं, जिन पे हमें तौबा करनी चाहिए कि हमें ये तो वाज़ेह हो गया कि अल्लाह ताला जो है वो तमाम जहानों का मालिक है और उसके लिए मिनटों में सिस्टम को होल्ड करना और उसको आगाज़ करना, उसके लिए तो कोई बड़ी बात नहीं। अच्छा सर, यहाँ पे एक क्वेश्चन और है जो नए एडमिशन्स के मुतालिक है, जो कि आने वाले टाइम पे सेशंस भी शुरू होने वाले हैं। बहुत से लोगों के ये सवालात हैं, जो लोग पास आउट हो चुके हैं अपनी एफएससी वगैरह से, वो ये देख रहे हैं कि अब क्या यूनिवर्सिटीज आगे नए एडमिशन्स ऑफर करेंगी? जी, एडमिशन तो अपन कर रहे हैं, जैसे बाहर की दुनिया में भी और पाकिस्तान में भी यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो एडमिशन, उसके ऊपर भी हमारी काफ़ी डिलिब्रेशन हो चुकी हैं और उसके लिए भी पूरा सिस्टम हम बना रहे हैं कि आइंदा जल्द चल के हम पोस्ट ग्रेजुएट एडमिशन जो है वो ओपन कर रहे हैं। युवास में तो ओपन हो रहा है, बाकी इदारे भी सारे मेरे ख्याल है अपनी अपनी प्लानिंग कर रहे हैं। मैं अभी सेकंड मीटिंग भी डीन्स के साथ करने का इरादा रखता हूँ ऑनलाइन। तो उसमें मैं बाकी सारी पोजीशन भी ज़रा वाज़ेह हो जाएगी कि दूसरी यूनिवर्सिटीज़ क्या कर रही हैं। तो उसमें पोस्ट ग्रेजुएट में तो हम अभी तक जो सूरत-ए-हाल जो सामने आ रही है कि वो तो ऑनलाइन ही की आ रही है सूरत-ए-हाल, मगर गॉड नोज़ बेटर के भी अगर अल्लाह ताला ये सूरत-ए-हाल बेहतर कर देता है, तो फिर उसको फेस टू फेस लर्निंग भी सिस्टम शुरू हो सकेगा। मगर अभी जो मेरी ज़ाती मैं राय दे रहा हूँ अभी कि मुझे अभी फौरी तौर पे तो महसूस हो रहा है कि हमें शायद ऑनलाइन पे ही जाना पड़ेगा। और उसके लिए हमने पूरा वो जो इश्तहार वगैरह बन गया हुआ है, तो वो अखबार में आ जाएगा। इसी तरह ही अंडर ग्रेजुएट एजुकेशन के अंदर भी हम इसी तरह ही शुरू करने जा रहे हैं। तो उसमें अभी हम इस युवास के लेवल पे तो इस सोच में है कि क्या हम एमडी कैट को जो है वो फोरगो कर दें इस सेमेस्टर के लिए या उसको जारी रखें। वो अभी हम इन टच हैं जो हेल्थ यूनिवर्सिटी वालों के साथ कि वो क्या कर रहे हैं उस पे, क्योंकि उससे हमें बड़ा फ़ायदा हुआ है। एमडी कैट में हमें बड़े फ़ोकस्ड बच्चे मिलना शुरू हुए थे। मगर अब इस सिचुएशन में अगर वो इम्तहान बहुत लेट हो जाता है तो फिर शायद हमें डी-लिंक करना पड़े 1 साल के लिए। तो बहरहाल ये इसमें हम जा रहे हैं आगे इंशाल्लाह। ये सर एडमिशन होगा। फाइनल क्वेश्चन फ्रॉम माय साइड के हमारी पीवीएमसी की वेबसाइट और हेल्पलाइन एक्टिव है इस वक्त? जो बुनियादी कुछ चीज़ें हैं वो तो हमारी वहाँ पे अवेलेबल हैं। इसी तरह ही जो हमारे अपने पास जो तमाम रजिस्टर्ड मेंबर्स हैं उनका डाटा हमारे पास कंप्यूटराइज हमारे पास मौजूद है। तो उसमें तो कोई दिक्कत नहीं हो रही। बाकी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए हमने ये कोशिश शुरू कर दी है, वो नियर फ्यूचर में वो बैंक से ही रुकावट थी, वो हम उनसे हमने बातचीत शुरू की हुई है। तो वो हम कर देंगे। अपनी जो वेबसाइट है उसको बहुत अच्छा बनाने का हमारा इरादा है, मगर ज़ाहिर है उसपे भी पैसे लगेंगे, थोड़े बहुत ही चाहे लगें। तो अगर ये जो दरखास्तों वाले लोग हैं, ये थोड़ी देर के लिए हमें साँस लेने दें तो हम इंशाल्लाह ये हम कर देंगे, वगरना ज़रा थोड़ा-सा हम इसलिए जहाँ खर्चा करना होता है,
वहाँ हम 100 दफ़ा सोचते हैं कि क्योंकि एक 10 रुपए भी हम खर्चें तो वो फौरी तौर पे वो लेटर चला जाता है तो पाकिस्तान के तमाम इदारों को कि जी इन्होंने 10 रुपया खर्च कर। आप अंदाज़ा करें डॉक्टर साहब, मैं आपको हकीकत बताता हूँ कि हमने एवीएमसी जो है वो एसोसिएशन ऑफ अमेरिकन वेटरनरी मेडिकल कॉलेजेस, यानी ऐसे हालात में कि जब पाकिस्तान में कोई इस तरह का इस लेवल का गोरा कोई नहीं आता, हमने उसके सीईओ को इनवाइट किया। उसने पहले हमें वहाँ बुलाया, हम गए। तो यहाँ पे बुलाया तो हमने 3 इदारों का उसको विज़िट कराया, एक किस्म का ज़ीरो विज़िट टाइप था, कि जिसमें वो आके हमारे ग्रे एरियाज़ को आइडेंटिफ़ाई करे, जो इदारे आगे जा सकते हैं, तो उनका विज़िट करवाया। तो हमने तीनों इदारों से कहा कि आप उसको पैसे, उसके जो है ना यहाँ का जो खर्चा होगा या उसको जो टिकट देनी है, उसको पर डीएम देना है, वो आप पे करें। तो फैसला हुआ कि उस पे हमारा 15 लाख रुपया खर्चा होना है। तो 5-5 लाख सारे इदारे थे। तो तीनों इदारों ने कहा ठीक है। मगर उन्होंने कहा जी कि हमारा प्रोसेस लेट है, वो होना करने में सारे जो हमारे इदारे हैं सिंडिकेट और ये वो फाइनेंस एंड प्लानिंग, उससे हमें लेनी पड़ेगी इजाज़त। तो आप अपने तौर पे खर्च कर लें तो हम आपको भिजवा देंगे। चुनाचे हमने वहाँ से 15 लाख रुपया निकलवाया वो अपने रजिस्ट्रेशन अकाउंट से और उससे सारे अखराजात कर दिए। तो बाद में उन इदारों वालों ने हमें वो चेक भेज दिए, हमने वो वापस उधर जमा करा दिए उसी में, उसी अकाउंट में। तो अब तक उसके लिए वो लेटर लिख रहे हैं लोग कि जी ये हाउ कम के ये उस अभी अगर वो उस पैसे को हमने यूटिलाइज नहीं कर सकते या हमारा इख्तियार नहीं है, तो हमने करना क्या है उस पैसे को? बैंक में पड़े-पड़े ज़ाया करने हैं हमने, क्या करना है फिर उसका? तो ये कुछ हमारे कुछ हैं ज़हनी इश्यूज़ हैं जो ओवरऑल एक नेगेटिविटी प्रिवेल करती है और इसमें बड़े-बड़े हमारे ज़िम्मेदार लोग भी शामिल हैं। सॉरी टू से मैं मुझे ये बात करनी पड़ रही है कि वो लोग भी शामिल हैं जो जिनको अल्लाह ताला ने मौके दिए, वो बहुत कुछ कर सकते थे इस प्रोफ़ेशन के लिए, उन्होंने कुछ नहीं किया और वो ज़ीरो प्रोग्रेस लेके वो आगे निकले, वो वापस हो गए, रिटायर हो गए, फ़ारिग हो गए। अब आके वो सोशल मीडिया पे बैठ के वो तनकीद करते हैं कि तो मुझे मैं तो उनके लिए दुआ ही कर सकता हूँ कि अल्लाह ताला जो है वो उनके लिए आसानी पैदा करे और आमीन। उनके अंदर वो पॉजिटिविटी लेके आए, जिसकी इस वक़्त हमें भी ज़रूरत है और मुल्क को भी ज़रूरत है। और मैं ज़ाती तौर पे मैं चाहूँगा कि मेरे लिए मुझे गाइड भी करें और मेरे लिए दुआ भी करें कि हम ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर, ये जो मैंने प्रॉब्लम्स बताई हैं इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि हम आगे बढ़ने से कहीं कतरा रहे हैं या रोक रहे हैं। हमारा काम जारी है और इस महीने भी हमने 30 फैकल्टी मेंबर की ऑनलाइन ट्रेनिंग के लिए तमाम वसाइल का बाहर की दुनिया से ही अरेंजमेंट कर लिया है और हम पूरा सिस्टम उसके लिए बना रहे हैं और पीवीएमसी का एक आना नहीं उसमें खर्च कर रहे और उसमें हम उसके लिए जो नेसेसरी कैमरा सिस्टम चाहिए था, उसके लिए जो मैकबुक का कंप्यूटर चाहिए था, जो उसके लिए रिकॉर्डिंग सिस्टम जो है, वो हर चीज़ हमने मैनेज कर ली है। तो इंशाल्लाह हम उसके साथ एक अच्छा चैनल मैंने बल्कि एक वेटरनरी एजुकेशन के नाम से एक यूट्यूब चैनल भी बना लिया है। तो इंशाल्लाह जो ही वो इक्विपमेंट सारी चीज़ें इन प्लेस आती हैं, तो आपको अच्छी जो चीज़ें हैं वो इंशाल्लाह वीडियो की शक्ल में यूट्यूब पे मिलेंगी, जिसमें मैं कोशिश करूँगा कि इन सारे सवालों का अलग-अलग छोटे-छोटे क्लिप्स की शक्ल में मैं जवाब दूँ कि कैसे लोग पीवीएमसी से फ़ायदा उठा सकते हैं और हम कैसे आगे जा सकते हैं, वो हम कोशिश करेंगे कि उसमें हर इंस्टीट्यूशन के हवाले से जो स्ट्रेंथ उनकी हैं, जो चीज़ें हैं, वो मैं जो मेरे एक्सपीरियंसेस हैं, वो मैं बयान करूँ इन अ पॉजिटिव मैनर विदाउट एनी नेगेटिविटी। तो इंशाल्लाह अच्छे हमारा है प्रोग्राम, तो वो उसके लिए हमने कोई कोशिश कर रहे हैं कि वहाँ से हम कोई ना यूज़ करें पैसे, क्योंकि वो 10 रुपए भी हम निकालें तो वो इतराज़ आ जाता है उसपे। आई थिंक आज की डिस्कशन में बड़ी पॉजिटिव बातें आपने बताई सर, आपको मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। मुझे मालूम है कि बहुत से लोगों के बहुत से सवालात होंगे और ये टाइम नहीं है कि हम तमाम सवालात के जवाब दें।
जैसे सर ने भी बताया कि एक वेटरनरी एजुकेशन का यूट्यूब चैनल बन रहा है, और आई थिंक दिस इज अ राइट अप्रोच है कि आप मिनिमम टाइम में मैक्सिमम लोगों तक अपनी रीच जो अपना पैगाम पहुंचा सकते हैं, और उनसे बहुत सी सजेशंस उनके कमेंट की सूरत में ले सकते हैं। आज के भी दोस्त जो हमें सुन रहे हैं, या बाद में सुनेंगे या बाद में देखेंगे, उन तमाम लोगों से गुजारिश है, आपका कोई भी सवाल है आप हमें भेजें, या आप डायरेक्ट सर को भेज सकते हैं, आप उसके ऊपर हम सर से गाइडलाइन ले सकते हैं। मैं सर आपका बहुत मशहूर हूँ कि आपने अपने दोनों किरदारों के अंदर एक वाइल वेयरिंग द हैट ऑफ द पीवीएमसी प्रेसिडेंट एंड वाइल एज अ टीचर, आपने बड़ी जो ना आसान अल्फाज में आपने तमाम प्रोसेसेस को बताया कि एजुकेशन के अंदर एज अ टीचर या एज अ यूनिवर्सिटी जो सीनियर फैकल्टी मेंबर होने के नाते आप क्या कर रहे हैं और पीवीएमसी क्या कर रहे हैं। और ऑफ कोर्स ये जो पेंडेमिक सिचुएशन है ये पूरी दुनिया के लिए इस वक्त एक टेस्ट केस है। इसके अंदर बहुत सी चीजें हिट एंड ट्रायल होंगी, बहुत सी चीजें रिपीट होंगी, बहुत सी चीजों को हम नलिफाई करेंगे, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे हमारी अल्लाह मियां से ये दरख्वास्त है कि अल्लाह मियां इस बीमारी से और इस पेंडेमिक से हमारी जल्द से जल्द जान छुड़ाएं, ताकि जिंदगी वापस बैक टू नॉर्मल हो जाए। लेकिन अगेन क्राइसिस के अंदर अपॉर्चुनिटी होती है, और इस अपॉर्चुनिटी के अंदर बहुत सी चीजें ऐसी हैं, जैसे आपने भी बताया कि सुबह से लेकर शाम तक अगर आप इस टेक्नोलॉजी को यूज कर रहे हैं, तो मेरा ख्याल है कि कहीं ना कहीं हमारी एफिशिएंसी भी बहुत बेहतर हो रही है। और अब हम जो है उन शॉर्ट तरीकों को भी ढूंढ रहे हैं कि जिसके जरिए हम मिनिमम टाइम मिनिमम रिसोर्सेज के अंदर जो है वो मैक्सिमम आउटपुट ले सकें। और एट द एंड ऑफ द डे सक्सेस ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम द पॉजिटिव माइंड। तो मेरी तमाम देखने और सुनने वाले लोगों से ये गुजारिश है कि हम ऑलरेडी क्राइसिस में, और अगर हम अपने दिमाग को नेगेटिविटी की तरफ लेके जाएंगे तो ट्रस्ट मी हम अपने क्राइसिस को मल्टीफोल्ड इंक्रीज कर लेंगे। तो बेहतर तरीका यही है कि अपने तहीं जहां जहां पे जो जो आपकी कैपेसिटी है, अपनी कैपेसिटी में रहते हुए अपने मुल्क के लिए अपने प्रोफेशन के लिए काम करें, क्योंकि दिस इज द बेस्ट टाइम टू स्टैंड फॉर योर कंट्री, फॉर योर पीपल एंड फॉर योर प्रोफेशन। मैं अगेन प्रोफेसर डॉक्टर मसूद रबानी साहब का शुक्रगुजार हूँ कि आपने टाइम दिया, और उन तमाम लोगों का कि जिन्होंने हमें ज्वाइन किया। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम दोबारा किसी अच्छे थॉट प्रोसेस के साथ, किसी अच्छे टॉपिक के साथ वो दोबारा हाजिर होंगे। टिल देन स्टे एट होम, स्टे सेफ। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज। थैंक यू सर। थैंक यू जी, आपका भी शुक्रिया, और जिन्होंने भी इसको पेशेंस लिसनिंग दी है उन सब का मैं शुक्रगुजार हूँ, और आई एम हम्बल्ड। थैंक यू जी। थैंक यू सर। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम।